हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। हम लोग लाइव हैं बिल्कुल। क्या हम लाइव है? कमेंट आप एक बार करके बता दीजिए। वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रहा है, वीडियो सही से दिखाई दे रहा है? तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम बात करेंगे मैथ्स के मास्टर वीडियो की। ये फोटो थोड़ी सी देर हटा लिया जाए ताकि पहले मैं समझा दूँ सारी चीज़ें, फिर मैथ्स का हम लोग चीज़ें करें। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के मास्टर वीडियो की। जैसा कि मैंने इंग्लिश का मास्टर वीडियो बनाया था और आपको सभी टॉपिक्स रिवाइज करवाए थे, उसी प्रकार से मैथ्स के वीडियो की आज बात करेंगे। तो इसमें हम मैक्सिमम टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे मैथ्स के, जिससे जेल प्रेरी की परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे मैंने नहीं लिया है क्योंकि मुझे उसके एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। जैसे कि इंग्लिश वाला वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है, आप लोगों की कमेंट मुझे मिली और मुझे इंस्पिरेशन मिला, तो मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो को लेकर आज आया हूँ। ठीक है भाई, और कुछ लोगों का कहना था, कुछ कमेंट्स भी मुझे मिली थी, तो वो लोग साइंस का भी बोल रहे थे। तो साइंस में अभी इतना समय नहीं मिल पा रहा है और अभी इतना समय भी नहीं है कि अब उनको सबको चीज़ों को लगा करके और फिर उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए। लेकिन मैथ्स में पॉसिबल था, क्वेश्चंस हमारे पास में कलेक्शन था, कुछ क्वेश्चंस को कलेक्ट करना पड़ा हालांकि, तो हमने किया और उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैंने जेल प्रेरी के अब तक की परीक्षा जो हुई है उसमें जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को सम्मिलित कर लिया है। लेकिन इसमें कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा ऐसे मेरी तरफ से भी डले हुए हैं जो मुझे लगता है कि ये परीक्षा में आना चाहिए, या फिर उस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में आया है लेकिन एग्जैक्ट प्रश्न हमें नहीं मिल पाया है, तो वो प्रश्न मैंने इंक्लूड कर दिया है उस पर्टिकुलर टाइप का, ताकि आप उस टाइप को अच्छे से समझ जाएं और उस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएं। ठीक है, तो इसमें ये मत कहिएगा अगर एक दो चार प्रश्न ऐसे मिलते हैं जो कि जेल प्रेरी की परीक्षा में नहीं आए तो फिर से तुम फटाक से कमेंट करके नहीं तो बोल दो ये तो आया ही नहीं कुछ भी है। ठीक है, तो एक बार पहले समझ लिया करो चीज़ों को, क्योंकि मैथ्स की अगर बात करेंगे तो वो नहीं आएगा तो उससे रिलेटेड कुछ दूसरा आएगा ना, नंबर चेंज करके। क्लियर है? तो जिस प्रकार के प्रश्न सारे जो जो प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं सभी मैंने इसमें सम्मिलित करने की कोशिश की है, लेकिन जो प्रश्न एग्जैक्ट एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड मुझे नहीं मिला है उसको मैंने कुछ चेंज करके अपनी ओर से डाला हुआ है ताकि आप उसका सॉल्यूशन समझ पाए कि कैसे करना है। ठीक है भाई, तो वीडियो बहुत ही अच्छी आपको हेल्प करने वाली है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अभी नहीं, वीडियो को पूरा देखिए और अंत में वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपना कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है भाई, और डीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो आपके पास में हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनॉइल और ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी विद्वान लोग हैं, ठीक है भाई, कभी कभी गलतियां होती है और याद नहीं रहती है, कभी कभी चीज़ें दिमाग से स्लिप हो जाती है, लेकिन आपको याद रखना है। तो आपके पास में फुल फॉर्म क्या हो गया डीडीटी का? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो आप देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस, पहले हम बात कर लेते हैं एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। क्वेश्चन हटा दो जरा, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। इसे हम कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक और इसे कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। जरा ध्यान से समझिएगा, तीव्र गति से हम पढ़ाएंगे लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा। पढ़ेंगे जल्दी लेकिन समझ में पूरा आएगा। ठीक है, एलसीएम की बात करें तो लघुत्तम समापवर्तक होता है, एचसीएफ की बात करें तो महत्तम समापवर्तक होता है। इंग्लिश में इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं और इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी एक्चुअल में होता क्या है, मान लो आपके पास में दे रखा है एक्स और वाई दो संख्याएं हैं। क्या आपसे बोला है कि मान लीजिए एक्स और वाई दो संख्या हैं, तो एलसीएम क्या होता है, वो छोटा से छोटा नंबर होता है जो एक्स से भी विभाजित हो जाए और वाई से भी विभाजित हो जाए। वापस से रिपीट करता हूँ, किसी भी संख्या का अगर एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो क्या होता है, मान लो दो संख्याएं एक्स और वाई दे के रखी है और आपको उसका एलसीएम निकालना है, तो वो संख्या एलसीएम होगी जो इन दोनों से, वो छोटी से छोटी संख्या, क्या बोलेगा, छोटी से छोटी संख्या एलसीएम होगी जो कि इन दोनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो ये क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या, है ना। जब भी क्वेश्चन एलसीएम के ऊपर आएगा तो हमेशा क्या देगा, छोटी से छोटी संख्या देगा। आगे बढ़ते हैं, महत्तम समापवर्तक की बात करते हैं। मान लो कि यहाँ एक्स और वाई दो नंबर है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समापवर्तक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिस संख्या से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। ठीक है, अगर एक्स और वाई आपके पास में कोई नंबर गिवन है, दे के रखा है, तो महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसी पर्टिकुलर संख्या होती है, एक ऐसी पर्टिकुलर संख्या होती है जिससे कि ये और ये दोनों ही संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे x और y ये दोनों संख्या डिवाइड हो जाए वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 और 16। ठीक है, ये दो संख्या है।
अब वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए वो एचसीएफ होगा। तो देखिए इसमें एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलेंगे 8 होगा, क्योंकि 8 से ये दोनों पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, पूरी डिवाइड हो जाए। अगर मैं 8 और 16 का एलसीएम निकालने की बात करूं, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होगा जो कि 8 से और 16 से पूरा पूरा विभाजित हो। यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा, वो छोटे से छोटा नंबर जो 8 और 16 से पूरा पूरा विभाजित हो, तो वो क्या होगा, छोटे से छोटा नंबर 16 होगा, क्योंकि 16 कुछ 16 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। क्लियर है? तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नों की बात करते हैं, प्रश्न लगा दीजिए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 4, 8 और 12, इनका आपको एलसीएम निकालना है। आप निकाल दीजिए एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका है, निकालेंगे कैसे, तो निकालने की एक ट्रिक बताता हूं। आप सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 12 ले लिया। 12 को आप थोड़ा सा तोड़ के लिख लीजिए, 4 तिया 12। अब आप देख लीजिए सारे, अब एलसीएम जो होना चाहिए वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी। हालांकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी किए जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप देखिए तो तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 तिया 12, तो 12 तो आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, 8 और चाहिए इसमें। तो 4 तो ऑलरेडी है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 से भी डिवाइड होने लगेगा, ये जो संख्या है। ठीक है, अब ये 4 इसमें ऑलरेडी आ रहा है, मतलब ये 4 से तो डिवाइड हो ही रहा है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 4 तिया 12 दूना 24, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 24। तो इस जो संख्या है, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अलग भी विधि होती है, लेकिन आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालने का बोला जाए, एचसीएफ, तो एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। जिन्होंने पहले हमारी वीडियो देखी है एचसीएफ एलसीएम की, तो वो तो बड़े आसानी से बना देंगे क्वेश्चन को। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको 4, 8 और 12 का एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है मेरे दोस्त, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो आप कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए एक पर्टिकुलर तरीका होता है। पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी किसी संख्या का एचसीएफ होता है वो उन संख्याओं के न्यूनतम अंतर का मल्टीप्लिकेशन ही होगा हमेशा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा समझा सकता था, लेकिन इतना समय नहीं है। लेकिन आप सीधे सीधे ध्यान रख लीजिएगा कि कोई भी संख्या आपको दे रखी है, 1, 2, 4, 8, कितनी भी संख्या दे दे, उनका जो एचसीएफ होगा वो संख्याओं के बीच के न्यूनतम अंतर का कोई मल्टीपल होगा, कोई गुणक होगा। ठीक है, मल्टीपल होगा। या तो न्यूनतम अंतर खुद ही एचसीएफ हो सकता है, या फिर न्यूनतम अंतर मतलब मिनिमम डिफरेंस का कोई मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ होगा। देखिए कैसे, मिनिमम डिफरेंस कैसा, तो आप देखिए 4 और 8 में डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर 4 है। ठीक है, 8 और 12 में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 4। अब आप देखेंगे सभी में अगर मिनिमम डिफरेंस देखें तो वो 4 ही बन रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अगर मिनिमम डिफरेंस 4 है, मतलब एचसीएफ जो होगा इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा ना मेरे दोस्त, एचसीएफ होगा वो या तो 4 होगा या 4 का कोई मल्टीपल होगा। बात समझ में आई, या तो 4 होगा या 4 का कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले आप देख लो 4 को चेक कर लो, क्या 4 से एचसीएफ होता क्या है, जिस बड़े से बड़े नंबर से ये तीनों डिवाइड हो जाए वो एचसीएफ होता है। तो आप 4 से चेक कर लो, ये डिवाइड हो रहा है, हाँ। ये डिवाइड हो रहा है 4 से पूरा पूरा, हाँ। ये भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, हाँ। अगर आंसर हाँ है मतलब ये 4 ही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। बोलो बात समझ में आई। अगर ये 4 से डिवाइड नहीं होता तो इसका कोई मल्टीपल होता। क्लियर, इसके फैक्टर करता फिर मैं और उसमें से निकालता। समझ आई बात। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो भी एचसीएफ होता है, दी गई संख्याओं को जो भी एचसीएफ होता है वो उनके न्यूनतम अंतर का क्या होगा, या तो न्यूनतम अंतर खुद ही एचसीएफ होगा, या फिर उसका कोई मल्टीपल होगा, यानी कि उसका कोई गुणक होगा। ठीक है, उसका कोई गुणज होगा। ठीक है, मल्टीपल यानी कि गुणज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जैसे आए हुए हैं, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए अभी आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि 36 और 84 का एचसीएफ क्या होगा। जेल प्रेरी के क्वेश्चन है सारे। 36 और 84 का एचसीएफ क्या होगा मेरे दोस्त, ये आपसे पूछा गया था। तो आपको दो ही संख्या है, तो दोनों संख्या का आप अंतर देख लीजिए, क्योंकि जो भी एचसीएफ होता है मैंने आपको बताया या तो अंतर खुद होगा या अंतर का कोई गुणज होगा। तो अगर मैं इसका अंतर देखूं तो 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4, यानी 48 बचा। या तो 48 खुद ही एचसीएफ होगा, या फिर 48 का कोई मतलब ये 48 का कोई गुणज अगर देखें, इसमें से कोई गुणज देखें, मल्टीपल देखें, तो वो एचसीएफ होगा। तो आपको चेक करना कैसे है, तो यहाँ पे आप 48 देखो, तो 48 से क्या ये 36 डिवाइड होता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। मतलब ये खुद एचसीएफ नहीं है, तो ये खुद नहीं है, तो इसका कोई गुणक होगा, तो इसको देख लेते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो 12 चौक 48 लिख सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा तोड़ के देखिए, क्या लिख सकते हो, 12 चौक 48। तो आप पहले 4 से चेक करिए, तो 4 से क्या ये डिवाइड होता है, तो हाँ बोलेंगे आप होता है। चलिए एक एक करके हम डिवाइड कर लेते, पहले 12 से कर लेते, 4 से कर लेते अलग अलग। तो 12 से मुझे दिख रहा है सीधे सीधे डिवाइड होता है, तो 12 तिया 36
और 12 सत्ती 84। अब आप यहाँ देखिए 3 आ गया और 7 आ गया। क्या यहाँ से मैं कुछ और ले सकता हूँ? आपको मैक्सिमम लेना है, जो जो आ सकता है वो सब लेना है। तो 12 तो हमने ले लिया, 12 तो सिलेक्ट हो गया क्योंकि 12 से डिवाइड किया तो ये 3 बार गया, 12 से डिवाइड किया तो ये 7 बार में कट गया। क्या 4 में से कोई और नंबर ले सकते हैं? 4 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2। आगे क्या इसमें से 2 से ये डिवाइड हो रहा है? आप बोलेंगे नहीं। ये हो रहा है? नहीं। आप बोलेंगे 4 से कोई आ रहा है क्या इसमें से डिवाइड? नहीं। मतलब इनसे तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो इसका कोई काम नहीं है। मतलब जो हमारा उत्तर होगा यहाँ से वो निकल के आएगा 12। भाई कितना उत्तर निकल के आएगा? 12। तो एचसीएफ निकालने के लिए सब वो फैक्टर वाली मेथड लगाते हैं, फिर कॉमन ले रहे, इतना समय नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इस तरह से अगर निकालेंगे तो फटाफट आंसर आएंगे, और सीधे सीधे मैं तो बोलूँ देख देख के आप आंसर लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान था, यूं भी आसान था। तो इसका आंसर कितना होगा? 12। ठीक है, इसका उत्तर होगा 12। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे बोल के रखा है, दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है। दो संख्याओं में अनुपात क्या दे रखा है? 3:4 का दे रखा है। और आगे आपसे बोल के रखा है उनमें उनका जो महत्तम समापवर्तक है, यानी कि एचसीएफ जो मेरे दोस्त है वो कितना है? 4 है। ठीक है, ये दे के रखी कंडीशन, और आपसे बोला है कि इन संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है तो आप कैसे करेंगे? दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 3:4 में है। अब मुझे पता है एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अनुपात अगर जैसे लिखा हुआ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, तुमको समझ में आ जाएगी पूरी पिक्चर। जैसे मैंने लिखा है 25:50, तो आप देखोगे अगर अनुपात लिखा है तो आप तो इसको बोल दो कि 1 और ये 2 बार में कट जाएगा, नहीं कि 1:2। तो आपने काटा क्या? जो मैक्सिमम दोनों में डिवाइड हो रहा था जिससे वो काटा, यानी कि 25 से इसको डिवाइड करा, 25 एकम 25 और 25 दूना 50, यानी कि 25 को रख के काटा आपने जो मैक्सिमम हो रहा था। तो जो मैक्सिमम कॉमन होता है वही तो एचसीएफ होता है। तो अगर मुझे अनुपात दे रखा है मेरे दोस्त और एचसीएफ दे रखा है, तो एचसीएफ का अगर मैं अनुपात में गुणा कर दूं इधर और इधर, क्योंकि ये तो कटा पड़ा हुआ है तभी तो अनुपात निकला है, तो अगर मैं इसका गुणा कर दूं तो वापस से नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 12, पहला नंबर आपका पास 12 हो गया, और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो दूसरा नंबर 16 हो गया। और मेरे दोस्त 12 और 16 का अगर एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 4 चौक 16, ये आपका एलसीएम होना चाहिए। मैंने इसको तोड़ के लिख लिया, और फिर मुझे 12 चाहिए तो 4 चौक 16, मुझे मतलब 4 तो आ रहा है, 3 और का मल्टीप्लाई कर दो तो 12 मिल जाएगा। तो 4 चौक 16 तिया 48, ये मेरा क्या हो गया? एलसीएम। ठीक है, तो 48 मेरा इसका सही उत्तर होगा, जो कि मेरा एलसीएम होगा। बोलो बात समझ में आई? तो ऐसे करते हैं मैथ्स को जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है? 28 और 42 का एचसीएफ और एलसीएम, दो चीज बोली है। पहले एलसीएम बोला है और एचसीएफ बोला है, और उसका अनुपात आपको निकालने का बोला है। तो 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात आपको निकालने का बोला है। अच्छा, पहला वाला जो प्रश्न था 36 और 84 है, वो पीडीएफ में मिस्टेक है, फोटो में, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो अगर अब ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट फोटो हटा दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल लेता हूँ, पहले दोनों निकाल लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम अगर मैं निकालूँ तो एलसीएम कैसे आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। तो 42 होता है, 7 छंग 42 आप लिख सकते हैं, 7 × 6, ये 42। बड़े वाले नंबर को आपको ले लेना है। एलसीएम जब भी निकालें तो आप क्या करो, पहले बड़े वाले नंबर को ले लो और फिर सारे नंबर्स को उसमें बना लो आप। तो 7 छंग 42, मुझे क्या चाहिए? 28 चाहिए। ठीक है, तो 28 कितना मिलता है? 4। अगर मुझे 28 चाहिए तो 28 को कैसे निकालूंगा मैं, जरा देखिए। तो यहाँ पे 7 छंग 42 तो हो रहा है, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, इस 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3, यानी कि 6 हो गया। अब बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 28 बनाया जा सकता है। यहाँ 7 तो है और ये 2 भी है, लेकिन 2 की और कमी है। तो 7 चौक 28 होता है, 2 की कमी थी, अगर 2 में और पिना दूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 28 भी बन जाएगा बड़े आराम से। या फिर मैं उसको पहले जैसे ही रहने देता तब भी बन सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर मैं सबका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा कितना? 2 × 6 × 12 और 12 सत्ती कितना? 84। तो यहाँ पे इसका 84 तो क्या हो जाएगा? एलसीएम हो गया। 84 तो एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ अगर निकालने की बात की जाए तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तो एचसीएफ मैंने आपको बताया कि अभी बताया कि दोनों का डिफरेंस होगा और या फिर उसका कोई मल्टीपल होगा। तो दोनों का डिफरेंस लेके देखते हैं पहले। तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा, और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 14 आया। या तो 14 खुद एचसीएफ होगा या फिर उसका कोई गुणज होगा, मल्टीपल होगा। तो आप देखिए 14 से ये कटता है तो बोलोगे हाँ, 14 से ये कटता है तो बोलोगे हाँ, मतलब 14 खुद ही एचसीएफ है तो बोलोगे हाँ। ठीक है, तो एचसीएफ भी आपको मिल गया, एलसीएम भी मिल गया। दोनों का अनुपात निकालना है तो 84:14 कर दीजिए और काट दीजिए। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14 और 7 दूना
14। ठीक है, 14 छंग 84 सीधे ही दिख रहा था, तो आप ये 2 से इसको काट सकते 6 बार में, यानी कि 6 और अनुपात 1 आ जाएगा। तो इसका उत्तर मेरे दोस्त क्या होगा 6:1, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आपको हल करना है। कितना समय लग रहा है देखो इसके क्वेश्चन को बनाने में, आप जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे कोई फैक्टर नहीं, कुछ नहीं, सीधे सीधे। अभी मैं करूंगा इसको तो बहुत ज्यादा स्पीड में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए आराम से बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज आपके मन में सवाल आ सकता है, वो ये आ सकता है कि सर आपने 14 देखा और 14 को आपने सीधे सीधे क्या बोल दिया कि यही एचसीएफ होगा, ऐसा कैसे कर दिया। यहाँ पे 14 को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे 7 और 2, और आप बोल रहे हैं कि 7 से भी तो ये कटता है और 7 से भी तो ये कटता है, तो फिर 7 क्यों नहीं हुआ एचसीएफ। एचसीएफ जो होगा वो मैक्सिमम नंबर होता है, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को विभाजित करे, ठीक है, और बड़े से बड़ा जो नंबर होगा वो इन दोनों के अंतर या फिर जितनी भी संख्या लिखी उसके न्यूनतम अंतर, मिनिमम अंतर, क्योंकि 2 ही संख्या थी तो एक ही अंतर आएगा, है ना। तो न्यूनतम अंतर का या तो कोई गुणज होगा या कोई मल्टीपल होगा या फिर न्यूनतम अंतर खुद होगा। तो पहले हमने देखा अंतर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, तो अब हमने क्या देखा कि 14 से क्या ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अगर 14 से दोनों डिवाइड हो जाते 14 ही एचसीएफ हो जाएगा, और अगर नहीं होते तो फिर इस 14 को तोड़ेंगे और फिर जो जो काम की चीजें वो निकालेंगे और फिर एचसीएफ निकलेगा। बोलो बात समझ में आई, आ गई होगी यार अभी तो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको क्या बोल के रखा हुआ है, ये बोल के रखा हुआ है मेरे दोस्त 2 की घात 3, 3 की घात 2, 4 और 5 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो मेरे दोस्त अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ होता क्या है प्रभु, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सब को, ये जितने भी लिखे हुए हैं इन सबको डिवाइड कर दे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 8 बन रहा है, यहाँ पे 9 बन रहा है, यहाँ पे 4 बन रहा है और यहाँ पे 5 बन रहा है, मतलब कि कॉमन तो कुछ किसी में आ ही नहीं रहा है, कॉमन तो कुछ किसी में आ ही नहीं रहा है। ये 8 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 4 और यहाँ पे बन जाएगा 5। और मैंने आपको एक पिक्चर अभी समझाई कि एचसीएफ जो होता है वो न्यूनतम अंतर का कोई मल्टीपल होता है या फिर न्यूनतम अंतर खुद होता है। बोलो बात समझ में आई, ऐसा ही होता है। तो आप यहाँ पे देख लो कि ये पूरी पिक्चर में न्यूनतम अंतर किसका है, तो आप बोलेंगे देखो संख्याएं ज्यादा हो गई तो अब न्यूनतम अंतर किसका है, 4 और 5 का, और वो कितना है 1 है। बोलो बात समझ में आई, 4 और 5 का अंतर कितना है 1 है। तो जो एचसीएफ होगा मेरे भाई वो या तो 1 होगा या 1 का कोई मल्टीपल। अब 1 का बोलो कोई मल्टीपल हो सकता है क्या, 1 खुद ही होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यही मेरा उत्तर है। बोलो बात समझ में आई। तो कुछ भी कॉमन नहीं रहे तो एचसीएफ 1 होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, 0 पुट करके मत आ जाना तुम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ठीक है भाई, अब एचसीएफ एलसीएम की पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अनुपात समानुपात पे, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं अनुपात एंड समानुपात की, कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे वो प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा में जहां से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी इतना समय नहीं है कि पूरा मैं बताऊं, लेकिन फिर भी वो चीज तो जरूर बताऊंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, जिस हिसाब से आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए अनुपात समानुपात का प्रयोग क्यों किया जाता है, जैसे मान लो कि मेरे पास में 250 रुपए हैं, ठीक है, या फिर मान लो 280 रुपए, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं इसको 3:4:4 में बांट रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या किया 4 और 3 7 और 4 11, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, 4 3 7 और 7 14 ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास में 280 रुपए है और मुझे 3 बंदे ए बी और सी में इसे 3:4:7 में विभाजित करना है। तो किसको कितना पैसा मिलेगा ये आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे जरा देखिए। अगर अनुपात की बात करें तो अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशो होता है। रेशो का मतलब कितना पार्ट किसको मिला है, ठीक है, पार्ट होता है। तो आप ये देखिए कि आपके पास कुल रुपए कितने हैं 280 रुपए हैं, और आपको 3 बंदे ए बी सी में इसको 3:4:7 में बांटना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इन सबका पार्ट देख लो कि टोटल पार्ट का सम कितना हो रहा है। तो 3 और 4 7 और 7 कितना 14, टोटल भाग कितना हो रहा है मेरे दोस्त 14। लेकिन सामने वाले ने क्या बोला है, आपके पास तो कुल 280 रुपए, मतलब जो 14 भाग होगा वो किसके बराबर होगा, कुल पैसे 280 रुपए के बराबर होगा। बोलो बात समझ में आई। तो आप बोलेंगे अगर 14 भाग 280 रुपए के बराबर है, तो अगर मैं देखूं तो यहां से 14 से इसको काटे तो 14 एकम 14 और 14 दूना 28, यानी कि एक जो भाग होगा, एक पार्ट जो होगा वो मेरा 20 के बराबर होगा। एक पार्ट किसके बराबर होगा मेरे दोस्त, 20 के बराबर होगा। अगर एक पार्ट 20 के बराबर है, बात सुनिए, अगर एक पार्ट किसके बराबर है 20 के बराबर है, तो 3 पार्ट किसके बराबर होगा, तो 3 पार्ट बराबर होगा भैया, एक 20 के बराबर है तो 3 बराबर होगा 3 × 20 यानी कि 60 के बराबर, ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा 60 रुपया मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा, अगर एक 20 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा, तो 20 चौक 80, 80 के बराबर, बी को 80 रुपया मिलेगा। और अगर एक 20 के बराबर है तो 7 किसके बराबर होगा, तो 7 दूना 14 यानी कि सी को मिलेगा 140 रुपया। अब अगर आप देखेंगे तो इस 60 को, 80 को और 140 को अगर आप आपस में जोड़ देंगे तो वापस से क्या बन जाएगा 280,
तो इस प्रकार से राशि को अनुपात में विभाजित किया जाता है। बोलो बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हमको करना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमेंट वगैरह आ रही है बराबर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी को? कमेंट करके बता दीजिए एक बार, समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, चलो। तो अगर मैं बात करूं 10, 15 और 24, क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है कि तीन संख्याओं का अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 24 है। ठीक है भाई, ये दे के रखा है। और तीनों संख्याओं का योग 98 है, 91 है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, बड़ी संख्या बताओ। तो कैसे करोगे भाई? 15 और 10 करोगे तो 25, 25 में 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तीनों का सम, तीनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? 49 दिखाई दे रहा है? नहीं, हाँ ठीक है। तो ये 49 हो जाएगा। मतलब सीधे सीधे ये बात हो गई ये तो भाई कि कुल अपने पास में अगर यहाँ का योग देखें, कुल पार्ट कितने थे? 49, और ये 49 पार्ट की वैल्यू मेरे पास में 98 थी। तो अगर आप ध्यान से देखें, जरा ऑब्जर्व करें, तो ये इसका 2 गुना है, यानी कि 49 एकम 49 और 49 दूना 98। मतलब एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर है भाई? 2 के बराबर है। एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर है? जोर से बोलो, जय माता दी। नहीं, 2 के बराबर है। एक पार्ट के जय माता दी भी बोल लो भाई, क्या दिक्कत है? जोर से बोलो जय माता दी। ठीक है, तो एक पार्ट जो है वो 2 के बराबर है, यहाँ पे 2 के बराबर बोलना है। तो एक पार्ट अगर मेरे पास, बात सुनो, 2 के बराबर है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 24। और 24 किसके बराबर होगा? 24 इंटू 2, 48 के बराबर, यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो 48 होगा। बोलो बात समझ में आई? ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो ये लोग, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी जिन्होंने अभी तक रिवाइज नहीं करी है चीज़ों को और पढ़ानी है ठीक से, तो वो भी सब क्वेश्चंस बना पाएंगे। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं रेशो मिक्सिंग की, कि रेशो मिक्स कैसे करते हैं। आपकी जो जेल प्रेरी की परीक्षा है उसमें सिर्फ 2 रेशो को मिक्स करने का प्रश्न आ रहा है, यानी कि जैसे A अनुपात B दे रखा है कुछ, मान लो 3 अनुपात 4 दे दिया, और B अनुपात C आपको दे दिया, मान लो 5 अनुपात 3 दे दिया, और आपसे फिर पूछ लिया A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल बच्चा है, हम इसको ऐसे ही कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक स्टेप और आगे बता रहा हूँ कि अगर A अनुपात B दे दे, B अनुपात C दे दे, C अनुपात D दे दे, और इस तरह से कुछ अनुपात दे के रखे और आपसे फिर बोले कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालो सब मिक्स करके, या फिर किसी एक की पर्टिकुलर वैल्यू निकालो, तो आप कैसे करेंगे? जरा पहले ये सीख लीजिए। अगर आपने ये सीख लिया तो फिर तो वो बड़ा आसान है। जरा देखिए सीखना कैसे है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। तो आप क्या करेंगे? पहले तो ऐसे लिख लीजिए, 1 अनुपात 4, 2 अनुपात 1 और 1 अनुपात 2, ये तीनों को आप ऐसे लिख लिया। ठीक है, एक के नीचे एक, क्योंकि हमको इसको मिक्स करना है। फिर आपने क्या करना है? छोटा छोटा सा, आप सिर्फ जानने के लिए छोटा छोटा सा, ये A की वैल्यू थी, ये B की थी, A अनुपात B था, ये क्या था? B था, और ये C था, ये क्या था? D था, और ये ये C था, और ये कितना था? यहाँ पे C होगा और ये D की वैल्यू होगी। क्लियर है? आई होप ये समझ में आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा। क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को? एक बार बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीजें हैं जिनकी वैल्यू आपको गिवन है, जरा देखिए ध्यान से। तो ये मैं आपको सिर्फ लिखने के, समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे लिख के आप जब करेंगे तो बड़ी आसानी से इसको कर पाएंगे। अब देखिए, अगर मुझे सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले क्या करना है? A वाली वैल्यू चाहिए आपको। सबसे पहले देखो A वाली वैल्यू किस रो में आ रही है, इसमें आ रही है या इसमें आ रही है? तो आप देखेंगे सबसे पहले A इसमें आ रहा है, तो A को पकड़ के चलना है और मल्टीप्लाई करते हुए नीचे उतर जाना है। ठीक है, अगर A और कहीं आ रहा है तो उधर की साइड घूम जाएंगे हम, और अगर कहीं भी नहीं आ रहा है तो सीधे नीचे उतर जाएंगे। बात समझ में आई? अगर A का कॉलम निकालना है तो A को पकड़ के सीधे नीचे उतर जाना है, लेकिन सीधे नीचे जब उतरना है जब A और कहीं दूसरी जगह नहीं आ रहा है। अगर A कहीं दूसरी जगह आ रहा होगा तो उधर की साइड घूम के नीचे उतर जाएंगे। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, A यहाँ आ रहा था तो 1, फिर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 2, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वापस से तो 2 हो जाएगा। 1 गुणा 2 यानी कि 2, 2 का फिर 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2, तो ये A की वैल्यू आ गई 2। बोलो बात समझ में आई? अब देखो B, देखो B, अब A का काम तो खत्म हो गया, तो ये A का काम तो खत्म हो गया। B की वैल्यू देखते हैं। अब आप मुझे बताओ B कौन से कॉलम में सबसे पहले आ रहा है? तो आप बोलेंगे गुरुजी B जो है सबसे पहले यहाँ आ रहा है, ऊपर की साइड देखना, लेवल में कहाँ आ रहा है? देखो B यहाँ पे भी आ रहा है, B यहाँ पे भी आ रहा है, पहले यहाँ आ रहा है, तो B यहाँ आ रहा है तो पहले इसको ले लिया 4। लेकिन आप सीधे नीचे नहीं उतरेंगे, अगर B और कहीं दिखा तो उधर की साइड मुड़ जाएंगे। तो 4 B फिर यहाँ पे दिखा तो 4 दूना 8 और फिर सीधे नीचे उतर जाएंगे, तो 4 दूना 8 और 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 8। तो ये B की वैल्यू होगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अब C की बात करते हैं। तो C सबसे पहले किस रो में आ रहा है? यहाँ भी आ रहा है C, यहाँ भी, लेकिन ऊपर किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। तो आप इस रो से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से, सबसे ऊपर से, यहाँ नहीं यहाँ से स्टार्ट कर रहे, सबसे ऊपर से। तो 4, फिर C की वैल्यू कितनी आ रही है? 1, 4 एकम 4
4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, और फिर सी की तरफ मुड़ जाएंगे तो सी इधर आ रहा है तो 1, तो 4 एकम 4 इंटू 1 यानी कि कितना हो जाएगा 4। बोलो बात समझ में आई। अब डी पे जाते हैं, तो डी बात करो तो डी किस लाइन में आ रहा है, तो आप बोलोगे डी तो इसी लाइन में आ रहा है गुरुजी, और इसी लाइन में आ रहा है तो इसी को सीधे ले लेते हैं क्योंकि कहीं मुड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो 4 एकम 4 और दूना 8 यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 8। अब आप देख लीजिए कुछ कॉमन है तो कट कर लीजिए बस, तो 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, यानी कि इसका जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 1 4 2 4, 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 4। इतना बड़ा क्वेश्चन हालांकि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया इस तरह से करना है अगर आए तो, इससे बड़ा तो आएगा नहीं। अब देखिए अगर ये छोटा क्वेश्चन आता है तो वो तो यूं ही उड़ा देंगे हम, देखिए कैसे करते हैं। 3 अनुपात, देखिए अब ये छोटा क्वेश्चन आ गया 3 अनुपात 4 और 5 अनुपात 3, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, 3 अनुपात 4 और 5 अनुपात 3, ये ए का वैल्यू था, ये बी का, प्रैक्टिस हो जाएगी तो सटासट होंगे बिल्कुल, ये सी का वैल्यू था और ये डी का। अब देखिए ए चाहिए तो ए सबसे पहले यहाँ आ रहा है तो नीचे उतर जाऊंगा सीधे, तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, ठीक है, ये ए की वैल्यू हो गई। अब जरा देखिए, माफी चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, ए अनुपात बी और यहाँ बी अनुपात सी है, ठीक है, बी अनुपात सी है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मैंने गलती से सी डी लिख दिया। चलिए करते, तो आपको क्या चाहिए, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू चाहिए, इसको वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालोगे मेरे दोस्त, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप ए की बात कर रहे हैं तो ए की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस कॉलम में, और ए कहीं नहीं आ रहा है तो सीधे उतर जाएंगे, तो सीधे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15, फिर आप देखेंगे बी यहाँ आ रहा है और बी यहाँ भी आ रहा है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा नीचे, तो 4 पंजे 20, तो ये 20 आ गया, और सी इस लाइन में आ रहा है तो ये सीधे मल्टीप्लाई, यानी कि 4 तिया 12। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस पे लगाओ इंपॉर्टेंट, और सीधे सीधे आप तो ये कॉन्सेप्ट रखो बस याद कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दे रखा है और ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो इनको जब मिक्स करते हैं तो सीधे सीधे मिक्स करना, अब तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का सीधे खड़े में मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना तो बी का वैल्यू आ जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना तो ये आ जाएगा सी का वैल्यू, और यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है इसी प्रकार का, तो ज्यादा फोकस इस पे करो। तो 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, और फिर आप देख लीजिए अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आपको कट भी कर लेना है। तो क्या कॉमन आ रहा है, 3 से कट हो रहा है क्या, नहीं, 4 से कट हो रहा है क्या, नहीं, किसी से भी कट नहीं हो रहा है, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। चलिए अब ये क्वेश्चन कमेंट करके आप मुझे बताइए इसका आंसर जो आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बिल्कुल आसान कर देते हैं हम, मैं ही बता देता हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पे, देखिए आपका क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है, ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 है और बी अनुपात सी 3 अनुपात 4 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। दोस्त कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 तिया कितना होगा 6, 3 दिया कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 2 तिया 6 हो गया, 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया, और 3 में 4 का मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं था, अगर कॉमन कुछ है तो कट के भी दे रखा होगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, मतलब इसका जो उत्तर होना चाहिए 2 अनुपात 3 अनुपात 4 होना चाहिए। अब देखिए अगर दो संख्या ऐसी है, जैसे ये ए अनुपात बी लिखा हुआ था, ध्यान दीजिए तो जरा, और ये बी अनुपात सी लिखा हुआ था, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बी और ये बी दोनों कॉमन है, तो अगर कोई दो संख्या कॉमन है तो वैसा का वैसा ही मिक्स हो जाता है रेशो, यानी कि 2 ये 3 कॉमन है तो 2 रेशो में 3 आ गया और फिर लास्ट में क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। लेकिन आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इससे बन जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। आप चाहे तो और थोड़ा सा मैं गति को स्लो कर लेता हूँ, लेकिन ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, आपको इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे प्रश्न आपको क्या बोला गया, 3 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात x का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए समानुपात का मतलब आप समझ लीजिए बराबर, मतलब ये वाला जो रेशो है इधर का वो इस रेशो के बराबर होगा। समानुपात का मतलब क्या है, मतलब ये जो अनुपात है उसी अनुपात में ये क्वांटिटी भी है। तो आप देखिए अनुपात का मतलब होगा 3/5, क्योंकि अनुपात को आप डिवाइड लिख सकते हो तो 3/5, और ये बराबर हो गया किसके 21/x के, और आपको यहाँ से x का ही वैल्यू फाइंड करना था। तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें करेंगे तो 3x बराबर में 5 × 21। अब देखिए 3 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा और 3 से ये 7 बार में कट जाएगा और ये उतना हो जाएगा 35, 7 पंजे 35, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो आप देख रहे हैं 500 रुपए को ABC में बांटना है। क्या बोल के रखा है, 500 नहीं 5200, 5200 रुपए हैं और उनको ABC में बांटना है।
और ABC में कुछ इस तरह से बांटना है कि उनका अनुपात दे रखा है 1:2, अनुपात 1:3, 1/2, अनुपात 1:1/3, अनुपात कितना दे रखा है 1/4। ठीक है, वापस से प्रश्न पढ़ देता हूँ। 5,200 रुपए को 3 बंदे में बांटना है। ये जेल प्रेरी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है भाई, इस प्रकार का 3 बंदे में बांटना है, मान लो ABC है, और कैसे बांटना है कि 1/2 अनुपात 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना है। तो जब भी आपको रेशो इस प्रकार का दिखे तो इसको पहले आप सिंपल रेशो में कन्वर्ट करिए। अब आप बोलोगे गुरुजी सिंपल रेशो में कैसे कन्वर्ट करें, तो मैं बोलता हूं कि जो भी नीचे नीचे वैल्यू दे रखी है उन सबका आप ले लो एलसीएम। क्या ले लो? एलसीएम, और उससे इसमें पूरे में गुणा कर दो तो सिंपल रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा देखेंगे तो 2, 3 और 4, तो एलसीएम क्या आएगा, मैं बोल देता हूँ बड़ा वाला नंबर एलसीएम होता है। देखो कैसे निकालेंगे, तो 4 एलसीएम है, तो 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2। अब ये 2 तो ऑलरेडी आ रहा है इसमें, ठीक है, 3 नहीं आ रहा है, तो 3 का और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा 4 × 12, तो यहाँ पे 12 इसका एलसीएम हो गया। आप सीधे भी निकाल सकते हो, कोई समस्या का विषय नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 12 एलसीएम आ गया। अब मेरे दोस्त अगर 12 एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना आ गया 12, ठीक है, एलसीएम 12 आ गया, तो 12 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। तीनों में 12 से मल्टीप्लाई कर, तू रेशो में अगर तीनों में मल्टीप्लाई करूंगा कोई चेंज नहीं आएगा। 2 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे तो कितना बार में 4 बार में, और 4 से काटेंगे तो 3 बार में। मतलब आपका जो रेशो बना वो बना 6, 4 और 3। बोलो बात समझ में आई? फिर से वही पिक्चर हो गई कि अब 6, 4, 3 में बांटना है, तो 6 और 4 कितना, 10 और 3 कितना, 13। मतलब 13 भाग की वैल्यू कितनी है, टोटल पैसे 5200 के बराबर। अगर 13 की वैल्यू 5200 के बराबर है तो एक पार्ट की वैल्यू कितने बराबर है, 400 के बराबर। मतलब पहले बंदे को मिलेंगे 2400 रुपए, क्योंकि एक पार्ट अगर 400 के बराबर है तो 6 पार्ट कितने बराबर होगा, 6 चौक 2400। 4 पार्ट किसके बराबर होगा, तो 4 चौक 1600 रुपए मिलेंगे दूसरे वाले बंदे को। और तीसरे बंदे को कितना मिलेगा, एक पार्ट 400 के बराबर है, 3 होगा, 4 तिया 1200 के बराबर। आई होप इट इज क्लियर। ये तीनों को इतने इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, आप बांट सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है P/Q बराबर 2/3 है, और आपसे पूछा गया है 4P - 2Q अपॉन में 3P + 2Q का मान क्या होगा। इस तरह से आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए रेशो पे, हालांकि ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन इस प्रकार से अगर आ जाए तो कैसे करना है, तो देखिए P/Q देगा, या फिर वो बोल के रखेगा P/Q बराबर 2:3। तो अल्टीमेटली इस चीज का मतलब तो यही होता है कि P/Q को आप P/Q लिख सकते हैं, 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं। तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू है मान लो, बस। तो P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू कितनी है, 3 है। मैंने क्या बोला दोस्त, जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू है, ऐसे लिखने के बाद में P की वैल्यू 2 आ गई, Q की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे रख दो, यहाँ धर दो। तो जब आप धरोगे वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 4, और P की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 2 है, -2। Q का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 3 है, और 3P, तो 3P का वैल्यू 2 है, और प्लस 2, और Q का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे 3 है। जब आप इसको हल करेंगे ना तो ये बनेगा 8, 8 में से 6 जाएगा तो ये बनेगा 2, अपॉन में ये बनेगा 6 और ये बनेगा 6, 6 + 6 बनेगा 12, और यहाँ से जब इसको आप कट करेंगे तो बनेगा 1/6। ठीक है, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो आपका जो उत्तर इसका होगा, आंसर होगा, वो कितना होगा, 1/6। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपके पास में प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है। देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुपद के हैं, एलजेब्रा से क्वेश्चन है, और ये एलजेब्रा वाले जो क्वेश्चन है मैं बात कर लेता हूँ कि ये जेल प्रेरी की परीक्षा में सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, जो भी मैंने आपको स्क्रीन पे लगा के दिए। ये जो स्क्रीन पे प्रश्न लगे ना, ये जेल प्रेरी की परीक्षा में पूछे हुए हैं। ठीक है, सारे एग्जाम में अभी तक जो शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं वो मैं लेके बता रहा हूँ। अब किस किस टाइप पे क्वेश्चन आए, ये बहुपद में ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ मैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो जरा ध्यान से, अगर आपके पास में पहली कंडीशन ऐसी बन जाए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसका मतलब होता है कि इसका होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब कि इस कंडीशन में अनंततः अनेक हल बनते हैं, अनंततः अनेक हल, किसी भी समीकरण के अनंततः अनेक हल बनेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाता है तो यहाँ पे एक ही हल बनेगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अद्वितीय हल, इसे हिंदी में कहा जाता है अद्वितीय हल। ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ होगा कि बताओ इक्वेशन का कौन सा ये सही है। इक्वेशन देके अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आया है ना, दिख ही रहा है आपको। अगर ये कंडीशन बन जाती है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इस कंडीशन में होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं। अगर ये परिस्थिति बनती है तो समीकरण का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं।
ठीक है, अभी बस जो मैं बोल रहा हूँ वो बस सुनते जाओ, सबको समझ में आ जाएगा 2 मिनट के बाद में। फोटो हटा दो जरा सामने से, ठीक भाई, फोटो हटाओ भाई, सो गए क्या? चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आपको कंडीशन मैंने समझा दी कि ऐसा ऐसा होता है। अब कब होता है जरा देखिए, तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन देखूँ 2 वेरिएबल की, मतलब कि एक रेखीय समीकरण की बात करूं जिसमें 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का मतलब 2 चर है, जैसे एक्स वाई जेड होता है ना, इनको वेरिएबल बोलते हैं। 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन लिखूं तो उसको ऐसा लिखा जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मुझे ये एक इक्वेशन लिख दी मैंने, अगर मैं दूसरी इक्वेशन भी लिखना चाहूँ तो फिर से मैं लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि 2 इक्वेशन लिख दी और दोनों एक जैसी लिख दी प्रभु आपने, तो थोड़ा अलग करो। तो मैं बोलूँगा या 1 1 ले लेते हैं और यहाँ पे 2 2 चिपका देते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? तो ये आपके पास में लीनियर इक्वेशन हो गई, किसकी? 2 वेरिएबल की। तो ये पहली इक्वेशन हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब तुमको समझ में आ गया कि x का कोफिशिएंट जो है वो a1 है, y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में b1 है और पहली इक्वेशन का कांस्टेंट c1 है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है और कांस्टेंट c2 है। बोलो बात समझ में आई क्या? और अगर ये इक्वेशन 2 ऐसी लिखी पड़ी है और अगर ऐसी ऐसी परिस्थिति बन रही है तो ये परिस्थिति ये उत्तर देगी। बात समझ में आई? यानी कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो जाएंगे तो समीकरण के इनफाइनाइट मेनू सॉल्यूशन है। बस बोल देना, अगर यहाँ पे दोनों यहीं पे ये दोनों इक्वल नहीं होते, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं मिलता है तो हम बोलेंगे अद्वितीय हल है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर मेरे दोस्त ये दोनों बराबर मिल जाए लेकिन ये वाला कांस्टेंट का रेशियो बराबर नहीं आ रहा है, तब कोई हल नहीं होगा समीकरण का। आप बात समझ में आ गई होगी। अब जरा प्रश्न को देखो। देखिए जेल प्रेरी की परीक्षा में अभी कल आपसे एक प्रश्न पूछा गया और ये पूछा गया 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 के कितने हल है, के कितने हल है। ठीक है, तो अगर ये कितने हल है ये पूछा गया तो मुझे पता है 3 कंडीशन पता है। और अब मैं जान चुका हूं कि ये मेरी पहली इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर लूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। फोटो हटा देना हट रहा हो तो। और अगर ये दूसरी इक्वेशन है तो ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं मेरे दोस्त तो आप देखोगे, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट a1 है, मतलब a1 की वैल्यू 2 है, ठीक है, और a2 की वैल्यू 3 है, तो 2/3। सीधे सीधे आप तो कोएफिशिएंट कंपेयर करो x का और y का, तो 2/3 बराबर में क्या होना चाहिए, पहले a1/a2 निकाल लो यहाँ से, a1/a2 तो आप बोलोगे कितना आ जाएगा 2/3। ऐसे ही b1/b2 निकाल लो मेरे दोस्त, तो b1/b2 निकालोगे तो b1 की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है और यहाँ प्लस, तो -1 हो जाएगा क्योंकि y का कोएफिशिएंट कितना लिखा है 1, तो -1 हो गया। और यहाँ पे b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ 4 हो गया। अब आप कोई बच्चा भी देख के मुझे बता देगा कि ये a1/a2 की वैल्यू है, ये b1/b2 की वैल्यू क्या 2/3 माइनस 1/4 के बराबर है, तो आप बोलोगे नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको सीधे मिल गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू भाई साहब b1/b2। तो ये जो कंडीशन होती है ये अद्वितीय हल की होती है, और अगर ये अद्वितीय हल की कंडीशन होती है मतलब कि आप इसे कह सकते हैं मेरे मित्र कि ये जो कंडीशन है वो यूनिक सॉल्यूशन की है। किसकी है? यूनिक सॉल्यूशन की है। और मेरे दोस्त अगर ये कंडीशन आपकी यूनिक सॉल्यूशन की है तो ये इक्वेशन, ये जो समीकरण आपको दे रखा होगा उसका सिर्फ एक ही हल होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अगर ऑप्शन में यूनिक सॉल्यूशन लिखा था तो वो लगा देना था, और इकहरा हल लिखा था, एक हल लिखा था तो एक लगा के आइएगा, ठीक है। और जो लगा के आए हैं तुक्का वो कोई बात नहीं, अगले वाले ध्यान रखो। बोलो, तो 2 1 पे क्वेश्चन बना, अगले 2 पे भी बन सकता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे जेल प्रेरी की परीक्षा में ये पूछा गया कि x प्लस 1/x बराबर 4 के मूल ज्ञात कीजिए, आप इसके रूट्स ज्ञात कीजिए। तो अब इसको मूल कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब x की जो वैल्यूज है वो आपको फाइंड करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व मुझे करना पड़ेगा, है ना, या फिर आप क्या करेंगे कि डायरेक्टली वैल्यूज को रख के सॉल्व कर लेंगे। जैसे ऑप्शन है तो ऑप्शन में से वैल्यू उठा लो और रख के देख लो, जिसमें आ रहा है वो, ठीक है, सेटिस्फाई कर जा रहा है वो मूल हो जाएगा। आप डायरेक्ट देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन का तरीका क्या होता है। तो आपने देखा क्या किया, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x, x² प्लस 1/x बराबर में कितना 4। तो अगर मैं x का उधर गुणा करूंगा तो आप बोलोगे गुरुजी ये x² प्लस 1 बराबर में 4x हो जाएगा। इस 4x को इधर लेके आएंगे तो ये x²
-4x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब आप इसको सॉल्व करके आप इसके रूट निकाल सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, या तो आप फैक्टर कर लीजिए। अब अगर इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, तो आप क्या करेंगे, श्री धराचार्य जी के फॉर्मूले से आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। तो जिन लोगों ने ये पढ़ा हुआ है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिनने नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ी समस्या है। तो इसको कंपेयर किया जाता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, और वैल्यू निकाली जाती है। जरा देखिए, a का वैल्यू कितना है तो आप कहेंगे यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे -4 है, तो -b है तो माइनस, और b का वैल्यू -4 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b² का मतलब यहाँ पे -4 आ रहा है इसका वैल्यू, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप देखेंगे 4, a का वैल्यू कितना आएगा 1, और c का वैल्यू भी देखिए, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू भी 1, तो 4 a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू भी 1, 4ac अपॉन में कितना 2a, तो 2 तो ऐसा कैसा ही, और a का वैल्यू देखेंगे तो आप a का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्त, 1 आ रहा है। तो 1 अगर आ रहा है तो आप क्या करोगे, 1 लिख दोगे, 2a यानी कि 2 × 1। अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 4 चौके 16 माइनस 4 अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब इसको अगर सॉल्व करूँ मैं आगे, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 16 माइनस 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 4 प्लस माइनस, आप इसको इससे लिख सकते हैं 4 × 12, इस 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो अगर यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया जाए तो ये 2√3 हो जाएगा, और नीचे क्या बन रहा था, तो नीचे 2 बन रहा था, और नीचे 2 बन रहा था। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 दूना 4 प्लस माइनस ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ 2 बाहर आ जाएगा तो √3 बचेगा, और अपॉन में 2 आ जाएगा, इससे ही कट हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन क्या बचा, 2 + √3 एंड 2 - √3। तो ये आपके 2 मूल हो गए, मतलब कि ये 2 वैल्यूज हो गई x की, जो कि इसके मूल होंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 + √3 एंड 2 - √3। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त, अगला प्रश्न आपसे जेल प्रेरी में ये अभी पूछा गया है कि x⁴ प्लस x³ - 2x² प्लस x प्लस 1 में से, इस समीकरण में से क्या घटाओ कि ये x - 1 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम आपको पता होगी। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि अगर जैसे आपके पास में एक फैक्टर आपके पास दे रखा है, तो इसके इक्वल टू आप क्या लिख दो, 0 लिख दो, तो x - 1 = 0, तो x = 1, मतलब x = 1 जो होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर रूट होना चाहिए इस इक्वेशन का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर ये x - 1 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है ये समीकरण, मतलब x - 1 = 0, ये जो होगा x = 1, ये एक रूट होगा इस समीकरण का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन को, इस समीकरण को fx मान लीजिए। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें x की जगह पे 1 पुट कर दो, जो भी वैल्यू यहाँ से आपको आ रही है वो आप इसमें पुट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। तो ये अगर मैं 1 वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो आप देखेंगे f(x) की वैल्यू तो ये थी, ये पूरा मेरे पास में f(x) बन रहा था, है ना। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ तो आप देखेंगे 1 अगर मैं पुट कर दूँ तो 1 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रख दिया, 1 रख दिया। बोलो बात समझ में आई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे बनेगा 1 + 1 2, माइनस में कितना बना 2, प्लस में बना 1, प्लस में 1 यानी कि 2, तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 2। देखिए आप क्या बोल रहा है, यहाँ पे अगर आपने x - 1 को 0 रखा और x की वैल्यू 1 रख दी, मतलब x = 1 जो था, ये एक रूट था, ये इक्वेशन का एक क्या था, 0 था। तो अगर ये 0 था, अगर मैंने इसमें पुट कर दिया रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर मैंने इसमें ये पुट कर दिया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ से जो आ रहा है वो रिमाइंडर आ रहा है, तो आप देख रहे हैं ये रिमाइंडर बच रहा है 2, मतलब कि 2 शेषफल बचेगा। मतलब अगर x - 1 से इस समीकरण को आप भाग दोगे ना तो 2 शेषफल बचेगा। और आपसे ये पूछा गया है कि इससे अगर इस समीकरण में भाग दिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए, तो इस समीकरण में से क्या घटाया जाए। तो आप देख रहे 2 शेष बच रहा है इससे अभी भाग देने पर, और कुछ भी शेष अगर नहीं बचना चाहिए ये बोला है, तो आपको 2 को ही घटाना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि जो रिमाइंडर है उसी को तो माइनस कर देते हैं, तभी तो पूरा भाग जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि 2 घटाया जाए। ठीक है भाई, तो इसका उत्तर होगा 2 घटाया जाए। रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन है ये। मैंने पॉलिनोमियल, देखो अगर आपको कहीं भी समझने में इतनी सी भी दिक्कत आ रही तो पॉलिनोमियल की पूरी प्लेलिस्ट बना के रखिए, एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ाइए मैथ्स में, एक एक चीज आप देखोगे पॉलिनोमियल, आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल। कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं भी बाहर नहीं जाएगा उससे क्वेश्चन अगर आया है यहाँ से तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न में आपसे क्या बोल रखा है, 7n-4 को 7 से भाग देने पर, 7 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। मेरे दोस्त एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसा आपको रिमाइंडर से पूछा गया है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो पहला वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया वो जो रिमाइंडर थ्योरम पे था, उसके लिए आपको क्या करना है, अगर बहुपद का पूरा प्लेलिस्ट देखना है, अगर आप पूरा बहुत अच्छे से और अच्छे से करना चाहते हैं, डीप में समझना चाहते हैं पूरा चीज़ों को, तो बहुपद वाली प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा वीडियो के। ठीक है, तो अगर आपके पास समय है अभी भी तो वो जरूर देख लीजिएगा, है ना, सब कुछ कवर हो जाएगा। 7n-4 को 7 से डिवाइड करना है तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, अब n एक कुछ भी रियल नंबर है तो n की जगह क्या हो सकता है, तो आप 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, अपने मन से रख के देख लो। तो n की जगह अगर मैं 1 रखूं तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 में से 4 गया तो क्या बचेगा 3, 3/7। तो आप देख रहे हैं रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अभी आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा कि रिमाइंडर कैसे बच रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, रिमाइंडर यहाँ पे 3 बचेगा। अगर आपको अभी भी यहाँ पे समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, 7 की जगह आप n की जगह पे 2 रख लो तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 में से 4 गया तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 7, अगर आप 7 से 10 को भाग दोगे ना तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3। तो वापस से रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। फिर से आप यहाँ पे 3 रख लो भाई, 3 रख लो तो कितना हो जाएगा, 21/7, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो 7 या 21, 21 में से 4 घटाना पड़ेगा, तो 21 में से अगर 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 17 बचेगा, और 17/7 करोगे तो 7 दूना, तो आप बोलोगे गुरुजी 7 दूना 14 होता है, और फिर से 3 बच जाएगा, तो रिमाइंडर कितना, 3। मतलब आप देखोगे हर बारी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। इसका मतलब जो शेषफल होगा वो 3 होगा, इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, तो आप पहली बार में देख के बता सकते थे, अदरवाइज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 सॉल्व करके भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। देखो भाई अभी रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ ली, और रिमाइंडर थ्योरम से ये लो दूसरा क्वेश्चन, जेल प्रेरी की परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे, रिमाइंडर क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में जो 10th बेस्ट क्वेश्चन है। तो अगर 3x³ - 2x² + 5x + 3 दे रखा हुआ है और इसको आप x+1 से भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, x+1 से इसमें अपन भाग दे रहे हैं, तो आपको बताना रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। अभी मैंने आपको सिखाया रिमाइंडर अगर बचाना है तो आप क्या करेंगे, x+1 = 0 रख दोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अगर x की वैल्यू -1 आ गई तो यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा पुट करने पे वही आपका रिमाइंडर होगा। बोलो बात समझ में, -1 रखो जरा, तो 3 × -1 का क्यूब, माइनस में 2 × -1 का स्क्वायर, प्लस में 5 × -1 प्लस में 3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते तो -1 का क्यूब अगर करेंगे तो -1 रहता है, तो -3, इसका स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 × 2 करेंगे तो -2 ही आएगा। फिर आप देखेंगे 5 × -1 करेंगे तो -5 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 2 5 और 5 10, यानी कि -10 + 7, सॉरी -10 + 3 यानी कि -7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बनेगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा, 7, -7। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आई होप दैट इज क्लियर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -7। देखो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। हालांकि मैं 2 कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जिसमें से दोनों पे ही क्वेश्चन जेल प्रेरी के एग्जाम में अभी तक पूछ लिया गया है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। एक प्रश्न तो ये पूछा गया 2x² - 12x + 4 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे दोस्त। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक द्विघातीय समीकरण है। तो द्विघातीय समीकरण का अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो वो होता है ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ सम ऑफ रूट्स की, मूलों का योगफल, इसके अगर मूल की बात करूं, रूट्स की बात करूं, तो इसके जो मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल, यानी कि इसे कहा जाता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो ये जो बनता है ये बनता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आप मान लो कि ये द्विघातीय समीकरण है और इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है मेरे दोस्त, इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो मूलों का जो योगफल होता है, द्विघातीय समीकरण के मूलों का योगफल क्या बनता है मेरे दोस्त, तो ये बनता है अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। और अगर मूलों का गुणनफल देखा जाए, अल्फा इंटू बीटा, दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो ये होता है c/a।
ठीक है, ये दो चीजें बस आपको ध्यान रखनी है और आपका काम सनन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर आपको प्रश्न देखो, एक प्रश्न तो ऐसा बना है कि मूलों का योगफल गुणनफल ज्ञात करो, तो इससे हो जाएगा सीधे। एक प्रश्न ऐसा बना है कि ये मूलों का योगफल और मूलों का योगफल आपको, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपको देख के रख दिया कि ले भाई, ठीक है, और आपसे बोला है क्या कि आप समीकरण निकाल दो। आपसे क्या बोला है कि द्विघातीय समीकरण निकाल दो, मतलब इक्वेशन फाइंड कर दे भाई। तो इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, तो मैं आपको बता देता हूं इक्वेशन फाइंड करने का तरीका। अगर आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पता हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन कैसी बनती है, द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बेटा प्लस में अल्फा गुणे बेटा। ठीक है, क्लियर है। तो मैं बोल रहा हूं, अगर द्विघातीय समीकरण में आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे दे और आपसे बोले कि इक्वेशन निकाल दो, तो कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इंटू में एक्स भी आता है दादा, यहाँ पे एक्स और चिपका लेना, नहीं तो फिर कमेंट करोगे कि भैया आपने मिसप्रिंट कर दी। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इक्वल टू 0। बोलो, बात समझ में आई, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो हम देख लेंगे, आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, अभी नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो फटाफट से कर देते हैं। मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए है तो इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी निकलेगी दादा, ए की वैल्यू निकलेगी 2 ही निकलेगी। 2 क्यों निकलेगी, अब भाई 2 क्यों निकलेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कितना है, ए है, तो ए की वैल्यू 2। यहाँ पे बी है एक्स का कॉफिशिएंट, यानी कि बी एक्स का कॉफिशिएंट है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स का कॉफिशिएंट -12, तो बी इक्वल टू -12 आएगा। 12 मत पटक देना तुम लोग, ठीक है, बी की वैल्यू -12। अब आपका मूलों का योगफल निकालने का बोला है, तो अभी ये समीकरण को थोड़ी सी सटका देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। मूलों का योगफल अगर निकालने को बोला है तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और वो होगा माइनस बी अपॉन ए, तो ये माइनस और बी की वैल्यू -12 और अपॉन में ए की वैल्यू है 2, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 12/2 यानी कि 6। तो मूलों का योगफल मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बोलो हाँ, लिखो कमेंट में हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दबाओ घंटी को दबाओ, मतलब कि सब्सक्राइब करो पहले चैनल को, फिर घंटी को दबाओ, बेल आइकॉन जो है घंटी जिसे बोलते हैं उसको दबाओ और उस पर ऑल पे क्लिक करो, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, कुछ भी चीज़ें आपसे मिस नहीं हो, ठीक है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी कॉमेंट के उस पर, आपने एक कॉमेंट किया था 2-4 लोगों ने कि सर हमको रिविजन वीडियो चाहिए, तो मैं दिन भर से कलेक्ट करके क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो अगर आप देख लीजिए कौन बच्चों को कितनी अहमियत है, ठीक है, पता चल जाएगा, और जो फर्जी लोग हैं उनका भी पता चल जाएगा। क्लियर है, समझ गए ना तुम लोग, समझ जाओगे तुम लोग, अब जो पढ़ने वाला है तो कुछ समझ ही जाएगा वैल्यू को, ठीक है। बाकी जो बहुत सारे गलीवीर भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो कमेंट करते हैं ठीक है करें, कोई समस्या नहीं है। वीडियो को डिसलाइक करना है तो डिसलाइक भी करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन लोगों को असली में मदद मिल रही है ना, इतने लाइक ठोको कि समझ में आ जाए कि एक्चुअल में आपको ये वैल्यू फॉर टाइम है या नहीं, ये चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखो अगला प्रश्न आपसे क्या बोल के रखा है, ये देखो, ये लगा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या बोल के रखा है, अल्फा, यदि एक समीकरण के मूलों का योगफल 6 है और गुणनफल 4 है तो समीकरण ज्ञात करो। प्रश्न पूछा गया भाई, जेएल प्रेरी की परीक्षा में 2-2 प्रश्न आ रहे हैं, 3-3 प्रश्न आ रहे हैं, तुम्हारे को 2-3 नंबर तो ऐसे मिल रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से ही मैं गारंटी देता हूं, आप लोग मैथ्स में क्वेश्चन जाके दे के आना, और जब आप पेपर देंगे तो इस वीडियो से ही आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि कम से कम 5 से 7 नंबर का आप इस वीडियो के दम पे ही बना के आएंगे। 5 से 7 क्या मैं बोल रहा हूँ, 10 नंबर का भी इस वीडियो के दम पे बना के आएंगे, और बाकी 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि आप ऐसे चलते फिरते बना दोगे, देख कर ही, जिसने थोड़ा बहुत गणित पढ़ा है, ठीक है। जो समस्या जहां आपको जाएगी वो मैं यहां से हल कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में ज्यादा, और अच्छा लगता है तो दबा के लाइक करो, बता दो सबको कि हाँ ये समय की बचत है आपकी, आपको सारी चीजें सही मिल रही है, ठीक है। चलिए a प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा 6 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे दोस्त, 4 है, तो आपको समीकरण निकालना है। तो समीकरण क्या होती है, समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू में एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल बराबर में 0, बात खत्म, हटाओ अलग, वैल्यूज रख दो सीधे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, 6x
प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है 4, हटा 7 की घटा, ये आपकी समीकरण हो गई कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। बोलो हाँ, लिखो कमेंट में हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो है जेल प्रहरी की परीक्षा में आपसे इस टॉपिक पे भी प्रश्न पूछा गया है जो कि डिस्क्रिमिनेंट है। मैंने पूरा पॉलिनोमियल यहाँ पे हो गया, आपका पूरा रिवाइज हो गया और पूरा पढ़ा ही दिया, मैंने रिवाइज किया पूरा, पढ़ा के और क्वेश्चन भी करवा दिए। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा गया है जेल प्रहरी के ऊपर, तो आप ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब प्रश्न क्या पूछा गया है ये मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा रुकिए। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, आपको समझ में आ गया। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब क्या चल रहा है, द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पूरा मामला चल रहा है। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघातीय समीकरण का एक जनरल फॉर्म है ना, ये सामान्य फॉर्मूला है। सामान्य अगर देखें तो ये जनरल फॉर्म अगर बोलते हैं इंग्लिश में, जनरल फॉर्म ही आप देखें तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये होती है। तो आप देखिए b क्या है, b यहाँ पे ये x का कोफिशिएंट है जो ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे a और c क्या है, तो a ये रहा और c ये रहा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ये निकलेगा। अब जो भी इक्वेशन होगी उसमें अलग अलग कुछ मान दे के रखे होंगे, तो उस हिसाब से हम वैल्यू को पुट करके निकाल लेंगे। बात समझ में आई। अब देखो ये d हमने इस फॉर्मूले में रख के निकाला कि नहीं निकाला, हाँ निकाला। तो d अगर फॉर्मूले में रख के निकाला और d हमारा छोटा आ गया 0 से, 0 से छोटे आने का मतलब माइनस में आ जाए, नेगेटिव आ जाए। 0 से छोटा आने के मतलब अगर ये डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो ये अनइक्वल और इमेजनरी होते हैं। जो रूट होते हैं, रूट का मतलब आप जो बोलते हैं मूल, समीकरण के जो मूल होते हैं वो अनइक्वल और इमेजनरी होते हैं। मतलब कि अनइक्वल यानी कि असमान और अवास्तविक होते हैं। इमेजनरी का मतलब आभासी आप बोल सकते हैं। अब इमेजनरी के लिए एग्जैक्ट वर्ड आप कमेंट करके लिख दीजिएगा क्या है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब ये d निकालो और 0 आ जाए, तो मूल जो होंगे वो वास्तविक और समान होंगे, मतलब रियल और इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा यानी कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, लेकिन 0 से बड़ा हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर मूल रूट जो है वो 0 से बड़ा आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जो रूट्स होंगे वो रियल, अनइक्वल एंड रेशनल होंगे। रियल, अनइक्वल एंड रेशनल यानी कि वास्तविक, असमान और परिमेय होंगे। ठीक है, अगर d 0 से बड़ा हो यानी कि 1 2 3 ऐसा कुछ हो और परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, 4 होगा तो ये कंडीशन बनेगी, ये वाली कंडीशन बनेगी। अगर 4 नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो रूट्स होंगे वो रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल होंगे। मतलब कि वास्तविक, असमान, अनइक्वल का मतलब असमान और इरेशनल का मतलब अपरिमेय होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कंडीशन, इतनी गंभीर कंडीशन वो आपसे नहीं जाएगा, सिर्फ ये कंडीशन के ऊपर आपसे प्रश्न पूछा गया है। अगर ये पूछता है तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो इन दोनों को ध्यान रखिए सिर्फ। ठीक है, इस पे आपसे प्रश्न पूछा गया है वास्तविक और समान पे। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया। देखिए ये प्रश्न आपसे जेल प्रहरी परीक्षा में पूछा गया, ये द्वितीय या फर्स्ट वाले में पूछा गया था मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ अभी इस बार ये प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है इसी में का दूसरा प्रश्न आपके पेपर में टपक जाए, और हो क्या सकता है, आएगा ही। देखो जरा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, ये इक्वेशन दे दी थी और बोला था कि k के किस मान के लिए मूल रियल और इक्वल होगा। k के किस मान के लिए मूल रियल एंड इक्वल होगा। रियल एंड इक्वल यानी कि वास्तविक और समान होगा, वास्तविक एंड समान होगा। ठीक है, तो अभी मैंने अगर आपको बताया, कंडीशन बताई 4, और उसमें मैंने आपको बताया था अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो मूल जो होते हैं वास्तविक और समान होते हैं। मतलब d को 0 पुट कर दो तो k की वैल्यू पता चल जाएगी। तो d का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac होता है साहब। d क्या होता है मेरे दोस्त, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर मेरे दोस्त d b स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो काहे देर कर रहे हो, रखो ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कर दो। और अगर d की वैल्यू देखें तो b स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, बोलो हाँ, -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac यानी कि ये हो गया आपका 4। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे c की जगह पे काका पड़े हैं, k पड़े हैं, तो यहाँ k डाल दो। बोलो बात समझ में आई, बोलोगे हाँ बिल्कुल आई। अब यहाँ पे देखिए ये d जो होना चाहिए, ये d जो होना चाहिए 0 होना चाहिए भाई, ये d 0 होना चाहिए। तो ये d 0 होना चाहिए किसके लिए, किसके लिए, जब वास्तविक और समान मूल हो। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है, आप लोगों को आती है। ठीक है भाई, जरा देखो जरा ध्यान से। तो मैं बोलूंगा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आप बोलेंगे कि ये तो 4 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 12k। बोलो
और ये 4 को इधर कुदा दो तो ये हो जाएगा कितना, ये हटाओ जरा फोटो अगर दिखाई दे रहा हो तो, ये 4 को इधर हटा दो तो -4 हो जाएगा बराबर में -12k। इससे ये कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस, और k का वैल्यू कितना बचेगा मेरे साथी, मेरे दोस्त, बोलो हाँ, k का वैल्यू कितना बचेगा 4/12, 4 × 12 यानी कि 1/3, k की वैल्यू आ गई 1/3 हटा 7 घटा, ये आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया k की वैल्यू 1/3। तो आपका ऑप्शन में भी था 1/3 और जो कि करेक्ट था बिल्कुल। बोलो बात समझ में आती क्या? हाँ लिखो कमेंट में, बोलो हाँ आती है सर। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए सारे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि जेल परीक्षा में आए हुए हैं और आपको किसी ने बताया नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। 16 की पावर x, कमेंट कर रहे थे कुछ लोग, उनको भी बता देते हैं। 64, 16 की पावर x इक्वल टू 64, और आपको ये प्रूव करना था कि 16 की पावर x/2 + 1 की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से प्रश्न आया हुआ था। अब ये भी अलजेब्रा से बिलोंग कर रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, इसको पहले आप ले लो, इसको ले लो, और इसको हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखो 16 है, तो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर, और उसकी घात x है तो आप x पटक दो। यहाँ पे कोई समस्या का विषय है ही नहीं कहीं से कहीं तक। अब देखिए ये 64 है, तो 64 को भी 4 की पावर के रूप में आप बना सकते हो। 4 इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे इसमें इसको 16 की टर्म में मैं नहीं लिख सकता था। ठीक है, 64 को भी 4 की पावर में बना ले मेरे भाई, तो 4 का क्यूब कर लो, 4 का क्यूब हो जाएगा 64। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो हाँ, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 4 चौक 16 चौक 64, 4 का क्यूब कर दिया। अब ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर m की पावर x की पावर m की पावर n क्या होता है, x की पावर mn होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर 2x बराबर में 4 की पावर 3। अब देखोगे तो आप पावर को कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ भी बेस 4 है, यहाँ भी बेस 4 है, मतलब 2x 3 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए अगर, तो भाई यहाँ से क्या होगा, 2x बराबर हो जाएगा 3 के। बोलो हाँ, तो 2x बराबर 3 हो गया। इसको उधर ले जाओ तो x की घात, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ये जो x की वैल्यू आई है ना मेरे दोस्त, उसको यहाँ पे आपको रखना है। तो अगर मैं इसमें रखूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर x की वैल्यू रखूंगा, फोटो तो नहीं है उधर, हटा दो फिर अगर हो तो, नहीं है तो देखो, अब x की वैल्यू अगर इसमें रखूंगा तो 16 की घात कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, x/2। तो x की वैल्यू 3/2। ठीक है, x की वैल्यू 3/2, इस x की जगह पे 3/2 रख दिया, और नीचे 2 है तो नीचे 2 है तो ये 2 गुणा में आ जाएगा, प्लस में 1 है तो ये प्लस में 1 कर दिया। बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ। ठीक है, अब देखिए 16 की घात कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस में 1, और जब मैं इसको हल करने जाऊंगा तो ये बनेगा कितना, 4 और 3 7/4, यानी कि 16 की घात 7/4। लेकिन अभी भी ये हल हो सकता है। कैसे हल हो सकता है जरा देखिए, इस 16 को आप लिख सकते हो 2 की घात 4, अगर 2 की घात 4 लिख देंगे तो ये 2 की घात 4 हो गया 16, और ये 7/4 हो गया, तो 4 से ये 4 कट गया और 2 की घात 7 बचा। अब 2 की घात 7 जो होगा वो आपका उत्तर होगा। तो 2 की पावर 7 कितना होता है मेरे दोस्त? तो देखो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो 2 की घात 4 16 होता है। आपको पता है कि 2 की घात 4 16 होता है, और इसमें अगर 2 की घात 3 का गुणा कर दिया जाए तो मुझे ये भी पता है कि 4 और 3 बेस सेम रहते तो पावर 8 हो जाते हैं, यानी कि 4 और 3 7 होता है। तो 2 की घात 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू में 8, 16 इंटू 8 करोगे, 16 8 कितना होता है, तो 16 8 हो जाएगा 124। ठीक है, 16 इंटू में 8 करोगे तो कितना होगा, 8 छंग 48, 128, माफ कीजिएगा। तो 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा भाई, 128, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा अध्याय खत्म होता है, अब चौथा अध्याय शुरू करते हैं। क्या क्या हमने कर लिया, जरा तृतीय अध्याय समाप्त। ठीक है, क्या क्या हमने कर लिया जरा सुन लो जरा ध्यान से। तो पहले हमने एलसीएम एचसीएफ देख लिया, फिर क्या देख लिया, पॉलिनोमियल भी देख लिया, और एक बीच में और कुछ चीज देखी थी, अनुपात समानुपात। ठीक है, तो ये 3 चीज हमने देख ली जहां जहां से प्रश्न आ रहे हैं। अब हम करेंगे आयु। ठीक है, चलिए आयु पे आ जाते हैं। आयु का मतलब होता है एज। चलो भाई आयु देख लो जरा, अपनी अपनी एज देख लो। तो देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, मोहन और गोपी की आयु का अनुपात 5:4 है। मोहन और गोपी की आयु का अनुपात, ये अपना भाई मोहन और ये गोपी, और इन दोनों की आयु का अनुपात कितना दे के रखा है भाई साहब श्रीमान जी, 5:4, और आयु का योग 45 वर्ष है। ये आपसे प्रश्न जेल प्रेरी की परीक्षा में पूछा गया, इसलिए ले रहा हूँ। आयु का योग कितना है, 45 वर्ष है। तो आपको क्या बताना है, गोपी की आयु बतानी है। देखो 45 से अभी मैंने आपको बताया 5/4 कितना होता है, 9, मतलब कि टोटल अपने पास में 9 पार्ट थे, और 9 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45। आप कहेंगे 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, मतलब एक भाग की वैल्यू 5 है। मेरे दोस्त कितनी है, एक भाग की वैल्यू कितनी है, 5 है। अगर एक भाग की वैल्यू 5 है तो 5 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25।
और 4 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो गोपी जी की आयु कितनी है 20 है। बोलो बात समझ में आती है क्या? तो इसका सही उत्तर होगा 20। आगे बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, रमेश की आयु 1990 में जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ था तो 26 वर्ष थी। तो देखो रमेश जी लिख लो एक तरफ और एक तरफ पुत्री लिख लो, ठीक है। तो रमेश जी की आयु जो है, सम्मान से बोलते हैं, रमेश जी की आयु जो है वो 1990 में कितनी थी 26 वर्ष थी जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ था। तो 1990 में अगर बच्ची पैदा हुई है तो वो कितने की होगी? तो आप बोलोगे 0 साल की सर, 0। बट पुत्री की आयु कितनी थी? 0 थी। अब आपसे बोला हुआ है 26 वर्ष की थी, बताएं किस वर्ष रमेश की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी? किस वर्ष, मतलब कि अभी अगर मैं जन्म के समय देखूं तो रमेश जी की आयु और पुत्री की आयु, रमेश जी की 26 है और पुत्री की 0 है, और दोनों का जो अनुपात है ना मेरे दोस्त वो कितना हो जाएगा? 26:0 का अनुपात हो जाएगा। बोलो हाँ, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है आगे? आपसे आगे दोस्त ये बोल के रखा है कि ये रमेश जी जब 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 अगर मैं बात करूं 1990 में जब इस पुत्री का जन्म हुआ था तो इनकी आयु जो थी 26 वर्ष थी, और पुत्री का जन्म हुआ था तो उसकी आयु 0 वर्ष थी। तो इन दोनों जन्म के समय, पुत्री के जन्म के समय दोनों की आयु का अनुपात 26:0 हो गया। आगे बोला है कि आप ये बताएं कि किस वर्ष रमेश की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी। आपको ये बताना है कि कौन से वर्ष में रमेश जी की जो आयु है वो पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। ये प्रश्न पूछा है, मतलब कि कौन से वर्ष में रमेश जी की आयु और पुत्री की आयु में अनुपात 3:1 हो जाएगा। 3 गुना होने का मतलब क्या? पुत्री की आयु अगर 1 है तो रमेश जी की कितनी हो जाए? 3 हो जाए। बोलो बात समझ में आई? अब कितने वर्ष, मान लो कि 26:0 से 3:1 होने में कितने वर्ष लगे? अब अपने को पता ही नहीं कितने वर्ष लगे, तो आप मान लो x वर्ष लगे। तो मान लो कि ये कार्यक्रम 26:0 से 3:1 तक जाने में x वर्ष लगे, मतलब x इधर भी रमेश जी को भी x वर्ष आगे आना पड़ा, पुत्री को भी x वर्ष आगे आना पड़ा, मतलब यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। ये मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जो कि मैंने आपको जब पढ़ाया है कंप्लीट सिलेबस तो सब कुछ बताया है। अभी तुम इसके दर्शन करोगे कि कितनी कारगर है। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है और माइनस लगा के इसका इसमें गुणा करना है, ठीक है। इसका इसमें गुणा करना है, माइनस इसका इसमें, फिर इसका इसमें गुणा करना है, माइनस इसका इसमें करना है, और बराबर लगाना है। देखिए 26 से कम 26 माइनस 3 × 0 0, फिर नीचे नीचे उतरेंगे तो बराबर लगाएंगे 3 × x 3x, x × 1 माइनस x, कितना बचेगा 2x, बराबर में कितना 26। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, मतलब कि 13 साल लगेंगे ये कार्यक्रम होने में। एक से एक साल बढ़ाया था, 13 साल लगेंगे, मतलब 13 साल लगेंगे, मतलब कि 1990 का ये था तो पिता रमेश जी और पुत्री की आयु का अनुपात 3:1 कब हो जाएगा? तो 13 साल बाद। यहाँ 13 जोड़ो धीरे से, ये हो जाएगा 3, 10 का 0, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2। 2003 में ये कार्यक्रम होगा, ठीक है। तो 2003 में वो कंडीशन आएगी जो कि इधर की साइड लिखी हुई है आपके फोटो पे। फोटो लगाओ भाई जल्दी फटाफट। हाँ, फोटो में देखो ये क्वेश्चन नंबर 111 लिखा है, 1 2 3 कर लेना तुम लोग, थोड़ा सा एडिटिंग में गलती हो गई, देख लेना भाई अगली बार से। चलो ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा 2003 में। आपसे ये पूछा गया था कब हो जाएगा, तो 2003 में, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये प्रश्न आपसे अभी तक पूछा नहीं गया है, ऐसा का ऐसा सेम प्रश्न नहीं पूछा गया है, ये का यही नंबर यही डाल के ऐसा कैसा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बस रेशो में कुछ चेंज था। जो रेशो आपको लिखा है 4 3 5 4, यहाँ पे 3 4 वगैरह कुछ था, ठीक है, लेकिन सॉल्व 100% ऐसे ही होगा। और ये प्रश्न आपकी जेल प्रेरी की परीक्षा में पूछा गया है। मेरे दोस्त जिन जिन लोगों ने के पेपर दे दिए उनके हो गए, और वो वीडियो अगर गलती से देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा ये क्वेश्चन आए हैं। तो जिनकी भी शिफ्ट में आए हैं कृपा करके वो लोग कमेंट कर दें कि क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि कुछ लोग भ्रामक भी होते हैं, वो बोलते हैं कि कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी नहीं बता रहे हो, मेरे पास सबूत है, सब कुछ आपको स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दूंगा किसी दिन वीडियो में अगर बोलोगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 अनुपात आपसे क्या बोला हुआ है, 2 बंदे हैं ए और बी, तो ये लो ए और बी। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपसे बोला है 5:4 है, तो मैंने लिख लिया ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। क्वेश्चन देखो आप फोटो में दिखाई दे रहा है, सब व्यवस्था है, देखो। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, ये आपसे प्रश्न बोल के रखा है, और आपसे बोला है 2 साल पहले दोनों की आयु का अनुपात 4:3 है, यही है, ठीक है। तो 2 साल पहले दोनों की आयु का अनुपात 4:3 है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 साल ये वर्तमान आयु का अनुपात है, और 2 साल पहले 4:3 था, मतलब ये 2 साल पहले था। तो 2 साल पहले अगर 4:3 था, इसका मतलब 4:3 से 5:4 का अनुपात होने के लिए 2 साल लगे, मतलब 2 साल यहाँ भी बड़े हैं और 2 साल यहाँ भी बड़े हैं, तो +2 हुआ है। बोलो बात समझ में आई? फिर से वही लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, तो 4 चौके 16 और 5 दिया 15,
तो 4 चौक 16 और 15, तो 16 और 15 का डिफरेंस अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 5 तिया 15, यानी कि 1 बचा। ठीक है, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 दूना 10 माइनस 2 चौक 8, 10 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा, 2। मतलब एक पार्ट की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 2 आ गई। देखो नेगेटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डिफरेंस लेना ऊपर तो। ठीक है, तो एक पार्ट की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 2। अगर मेरे दोस्त एक पार्ट की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे वर्तमान आयु देखेंगे तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, और 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूना 8। तो भाई रमेश ए की वर्तमान आयु 10 साल है और बी की आयु कितनी है, 8 साल है। यही आपके क्या है, आंसर है। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आपका चतुर्थ अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। एज भी हमने देख लिया, मतलब समाप्त नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिस टाइप पे क्वेश्चन पूछे गए वो हमने कवर कर लिए। तीन टाइप के क्वेश्चन जो कि एज पे पूछे गए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मैंने आपको दिखाया थोड़ा, तो आपको भी समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन वापस से आए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। हाँ, अब हम बात करेंगे किसकी, फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज पे जो प्रश्न आए उनकी। तो 3-4 अध्याय आपके समाप्त होते हैं, यहाँ पे 5वां 6वां और 7वां शुरू होता है। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं। तो ये पूछा गया था 2/5 इंटू में 5 सही 1/5 है ना। तो एक प्रश्न पूछा गया 2/5 2/5 इंटू में 5 होल 1/5 का सिंप्लीफिकेशन कीजिए, सरलीकरण। तो फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज से सारे मिक्स करके मैंने ले लिए। अब देखो इसको करना कैसे, तो आप देखेंगे 2/5 को सेम रखिए, इसका होता है इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें एडिशन, यानी कि 5 25 और 1 26, तो 26/5। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 26 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये तो हो जाएगा नीचे 25, और 26 का डबल अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, तो 52/25 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 52/25। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 80 का 40% का 25% क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, 80, मैंने आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन पढ़ाए थे, जब सब कुछ पढ़ाया था कि 40% का मतलब सीधे सीधे फ्रैक्शन में 2/5 होता है। कैसे होता है मैं बता देता हूँ। देखो 40% लिखा है, तो इस परसेंटेज जो साइन होता है, ये परसेंटेज जो साइन होता है इसका मतलब होता है 1/100। परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत, यानी कि पर 100 1/100, परसेंटेज 1/100। तो अगर मैं परसेंटेज का साइन हटाऊं तो धीरे से मुझे 1/100 लगाना पड़ेगा, और इस 0 से ये 0 कटेंगे, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10 करेंगे और 2/5 कर देंगे। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? तो मैं बोल रहा हूं कि 40% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 2/5। बोलो क्लियर है? ऐसे ही 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1/4। तो आप क्या करो, 80 का सीधे 2/5 कर दो और फिर उसका 1/4 कर दो, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन ऐसे ही कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। बोलो हाँ, लिख दो कमेंट में हाँ। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, और 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, और 4 दूना 8, यानी कि इसका उत्तर जो होगा वो कितना होगा मेरे दोस्त, ये 8 होगा। बोलो हाँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और बाकी सब तो आप लोग कर ही देते हैं। इतना प्यार बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आप लोगों का आभार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला था, 4, अगला प्रश्न देख लो, 4% भिन्न को फ्रैक्शन में बदलना है। तो 4 और परसेंटेज का मतलब 1/100, तो 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, मतलब 1/25। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1/25। ठीक है, 1/25। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका फ्रैक्शन 1/25, ये भिन्न हो गई भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या बोल के रखा हुआ है, अगला प्रश्न आपसे ये बोल के रखा है, हमारी स्क्रीन इधर लगी हुई है, मैं देख लेता हूं फटाफट। बोला है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 30% की वृद्धि करता है और फिर 20% की छूट देता है। तो एक दुकानदार है जो किसी वस्तु पे 30% की वृद्धि करता है, फिर उस पर वृद्धि करके 20% की छूट दे देता है, जैसे कि अभी टेस्ट सीरीज का मामला चल रहा है आपका। ठीक है, तो 30% की वृद्धि करता है, फिर 20% की छूट दे देता है। ठीक है भाई, ऐसा कर देता है। अब ऐसा करने के बाद आपको बताना है कि अगर वस्तु का वास्तविक मूल्य 300 रुपए, वस्तु का वास्तविक मूल्य मेरे दोस्त कितने रुपए हैं, तो आप कहोगे 300 रुपए है। तो आपको ये बताना है कि लाभ का प्रतिशत क्या है, कितना मतलब उस दुकानदार को लाभ हुआ या हानि हुई। बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, ये नीचे वाला 20 है, 20% की कमी है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो 30% की वृद्धि करता है, फिर 20% की कमी करता है। तो जब भी ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब प्रतिशत में वृद्धि भी होती है और कमी भी होती है, या फिर दोनों साइड वृद्धि का क्वेश्चन आ जाए, दोनों साइड कमी का क्वेश्चन आ जाए, तब आप हमेशा इफेक्टिव परसेंट लगाते हैं। और वो इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है मार साहब, कि ये a प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100 होता है। अब ये a और b प्रतिशत की वैल्यू है, अगर वृद्धि हो रही है तो आप प्लस में रख दो, और अगर कमी हो रही है तो आप माइनस में रख दो।
बोलो, देखो मैं बताता हूँ, ये ए की वैल्यू हो गई और ये बी की वैल्यू हो गई, वृद्धि हो रही थी तो ए प्लस 30% और बी में कमी हो रही थी, इसके लिए माइनस 20% रख देंगे। जरा रखते हैं, ये हो जाएगा 30%, माइनस कितना हो जाएगा, बी की जगह 20%, परसेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस में ए की जगह 30 हो गया और बी की जगह माइनस 20 हो गया और नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। अब यहाँ से ये इफेक्टिव परसेंट जो आएगा आपका, अगर ये धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देता है, मेरे दोस्त वापस से सुन लो, अगर ये धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। अगर ये ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव वैल्यू देता है, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है मेरे दोस्त। चलो देखो जरा ध्यान से, ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 10, ये बन जाएगा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो प्यार से काटो और 3 दूना कितना कर दो, 6 कर दो और माइनस का 6 हो जाएगा ये। बोलो बात समझ में आई? तो आप बोलोगे यहाँ से 4 बचेगा गुरुजी और वो भी प्लस का बचेगा, तो इफेक्टिव परसेंट की वैल्यू हो रही है 4, मतलब 4% बन रहा है और प्लस मतलब लाभ, मतलब पूरे सौदे में बंदे को 4% का लाभ होगा। वास्तविक मूल्य उसका दे रखा है, कितना दे रखा है, 300 रुपये, तो 4% लाभ आप बता दो कितना होता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि आपको पूछा था कि लाभ कितना होगा, तो 300 का 4% निकाल दो सीधे सीधे। तो 300 का 4% कैसे निकालोगे, 300 इंटू में 4 अपॉन में 100। बोलो क्लियर है? 2 जीरो 2 जीरो से सम्मान के साथ जाएगी और ये आ जाएगा 12, तो इसका सही उत्तर होगा 12, मतलब 12 रुपये का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आपको उड़ाना था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बोला है दो संख्या का योग 48 है, तो योग दो संख्या का कितना है। अरे योग ऐसे लिखते हैं भाई साहब, फिर कमेंट आ जाएगी। दो संख्या का योग कितना है, 48 है, तो 48 कमेंट वीर। चलिए, तो दो संख्याओं का योग जो है वो 48 है। अब आपसे क्या बोला है, अगर एक संख्या दूसरी संख्या की आधी है, नहीं योग की आधी बोला है, यदि उसमें से एक संख्या, दो संख्याओं का योग यानी कि दो संख्या अगर आपने जोड़ी है तो 48 आ रहा है, और आपसे क्या बोल के रखा है कि एक संख्या योग की आधी है, मतलब एक संख्या, ये पहली संख्या होगी और दूसरी संख्या होगी और इन दोनों को आपने जोड़ा होगा तो 48 आया होगा। अब आपसे क्या बोला है कि एक संख्या योग की आधी है, यानी कि 48 की आधी होगी पहली संख्या, तो एक संख्या 48 की आधी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अगर पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 48 माइनस 24, यानी कि ये भी 24, मतलब आपका जो उत्तर होगा वो दोनों संख्या 24 होगी। बोलो हाँ, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 24, तो दोनों संख्या क्या होगी, 24 और 24, बस यही उत्तर था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न देखो, अभी मैंने आपको बताया सेम टाइप पे रिपीट हुआ क्वेश्चन इफेक्टिव परसेंट के, देखो बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर शिफ्ट में पहले वाला पूछा गया था, वो 300 रुपये वाला, और सेम टू सेम क्वेश्चन देखो ये आपको दिखाई दे रहा है। यदि किसी व्यक्ति की आय में, अब वो आय में करे, वस्तु के भाव में करे, आय में भी परसेंटेज वृद्धि करे, अगर क्वेश्चन में 2% दे रखे, एक कम हो रहा है एक ज्यादा हो रहा है, या दोनों ज्यादा हो रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, इफेक्टिव परसेंट पे जाओगे, क्योंकि इसी बेसिक का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। बाकी डीप में आपको पढ़ना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, लाभ हानि वाली, प्रतिशत वाली, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, प्रतिशत वाली वीडियो, प्रतिशत वाला। ठीक है, प्लेलिस्ट में पूरी मैथ्स की आपको नीचे दे दूंगा, जिसको जो देखना है वो देख सकता है। चलिए भाई देख लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए और फिर 10% की कमी कर दी जाए, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ कि आय में कितना परसेंट का डिफरेंस आएगा। तो आपने क्या किया, पहले तो 10% बढ़ा दिया सामने वाले को, फिर 10% कम कर दिया सामने वाले को, तो क्या होगा, तो आपको सीधे सीधे पता है भाई, a प्लस बी, प्लस में ए बी अपॉन 100, यानी कि अगर ये a हो गया तो ये पॉजिटिव होगा, b हो गया तो ये नेगेटिव होगा, तो a प्लस बी, देखो a 10 प्लस b यानी कि -10 है ना, प्लस में ab यानी कि 10 इंटू -10, ठीक, और अपॉन में क्या होता है यहाँ पे 100, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है इफेक्टिव परसेंट का, a प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100, इसी फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो अगर आप देखेंगे जब मैं इसको वैल्यू को पुट कर दिया हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे ये 10 हो गया, ये -10 हो गया, और उसके बाद में फिर ये हो जाएगा माइनस का 100 बटे में 100, इन दोनों से ये कट गया और इस 100 से ये कट गया, यानी कि ये ऋण का एक बचा, 100 एकम 100, यानी कि -1 बचा। बोलो बात समझ में आई? तो मेरे दोस्त ये जो -1 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो -1 इधर की साइड पे दिखाई दे रहा है, ये -1 बता रहा है कि 1% का जो हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुई है। तो मेरे दोस्त अगर 1% का लॉस हुआ है, इसका मतलब यही आपका उत्तर है कि 1% की हानि होगी, उत्तर में भी था। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 1% की हानि। आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा गया था, चीनी वाला, और ये मैं आपको बता देता हूँ गारंटी के साथ में कि ये चीनी वाला प्रश्न आप जैसे ही देखेंगे ना, आप बोलेंगे वाह मज़ा आ गया। ठीक है, और अगर आपको मज़ा आए तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये अपना बनाया हुआ तरीका है, देखिए किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें ज़रा देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे आपको तरीकों को छोटा करना है। जो बंदा
15 मिनट ले रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 20 मिनट ले रहा है, आप कैसे 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं बस देख के। जरा देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो 36 रुपये खर्च करने पे 500 ग्राम चीनी अधिक आ जाती है। ठीक है, मतलब कि 36 रुपये खर्च करने पे क्या होता है, 500 ग्राम, बहुत आराम से देखना, 500 ग्राम चीनी अधिक आ जाती है, ज्यादा आ जाती है। ठीक है, क्लियर है। मतलब कि चीनी के मूल्य में अगर 20% की कमी कर दी जाए तो एक बंदा 36 रुपये खर्च करके 500 ग्राम चीनी ज्यादा ले आता है। टोटल 36 रुपये देगा और 36 रुपये दे के जितनी चीनी पहले ला रहा था उससे 500 ग्राम चीनी ज्यादा ले आता है। बोलो, बात समझ में आई। तो आपको ये निकालना है कि पुराना भाव क्या था चीनी का, पुराना भाव। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आप परसेंटेज को पकड़ो, जितनी भी वृद्धि या कमी हुई है सीधे परसेंटेज को पकड़ो। तो आप क्या बोल रहे हो कि 20% की चीनी में, चीनी की चीनी का जो मूल्य था उसमें 20% की कमी हुई है। मेरे दोस्त, अगर चीनी का मूल्य में 20% की कमी हुई है, मूल्य में 20% की कमी हुई है, तो आप उसको मात्रा देखो कि मात्रा कितनी ज़्यादा लेके आ रहा है। अगर 20% की कमी हुई है तो वो 500 ग्राम पहले से अधिक ला रहा है। तो देखिए 500 ग्राम लेके आ रहा है, वो 20% की कमी में 500 ग्राम लेके आ रहा है। अगर मैं इसको पूरा 100% कम कर दूं, 100% कम कर दूं, मतलब अभी का ही वो तो आ जाएगा कि अभी वो कितनी लेके आ रहा है, भाव बढ़ने के बाद वो चीनी कितनी लेके आ रहा है वही आ जाएगा। क्योंकि 100% क्या होता है, पूरा का पूरा 100% अगर मूल्य देगा तो पूरी पूरी चीनी लेके आएगा ना घर में। बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं आती? बोलो हाँ हाँ आएगी। ठीक है, तो अगर मैं 100% बनाऊं तो 20 को कैसे बना सकता हूँ 100%? तो आप बोलोगे 100% बनाने के लिए 5 से गुणा यहाँ करो, तो 5 चिपकाया तो 5 चिपकायो। अगर 5 का यहाँ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2500 ग्राम। बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज बिल्कुल आराम से। तो मतलब कि 100% अगर वो पैसा दे रहा था पूरा, तो 250, मतलब 2.5 किलो चीनी हो जाएगा। मतलब 2500 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, 2.5 kg। तो यहाँ लिख देता हूँ 2.5 kg। इसका मतलब ये है कि चीनी के भाव में जब 20% की वृद्धि हो गई है तो वो 36 रुपये दे करके 500 ग्राम चीनी ज्यादा ला रहा है। मतलब 36 रुपये पूरे के पूरे दे करके वो 2.5 किलो चीनी अपने घर में ला रहा है। जब भाव में क्या हो रही है, 20% की कमी। जब भाव में 20% की कमी हो गई तो वो 2.5 किलो चीनी अपने घर में लेके आ रहा है। तो जब भाव में कमी नहीं हुई थी तब वो कितनी चीनी लेके आया था? तो आप बोलोगे 500 ग्राम इससे कम लेके आया होगा गुरुजी, 500 ग्राम कम लेके आया होगा। यानी क्योंकि 500 ग्राम ज्यादा लेके आ रहा है ना अभी ये, तो 500 ग्राम अगर इसमें कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 किलो। मतलब सामने वाला बंदा जो है वो 2 किलो चीनी लेके आ रहा था। कितने रुपए में? 36 रुपए में। कब? जब भाव नहीं बढ़ा था। तो पुराना भाव ही पूछा उसने। तो आप देखो 36 रुपए में कितने लेके आ रहा था भाई, 36 रुपए में 2 किलो चीनी लेके आ रहा था। तो 1 किलो चीनी कितने की आएगी मेरे दोस्त, 36 रुपए में 2 किलो चीनी। तो 1 किलो चीनी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे वापस लिखता हूँ, 2 kg चीनी 36 रुपए में। ठीक है, तो 1 kg चीनी कितने की आएगी, तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 18 रुपए। और यही चीनी का पुराना भाव है, क्योंकि वो पहले 18 रुपए प्रति किलोग्राम। 1 किलो चीनी 18 रुपए की, मतलब भाव क्या हो गया, 18 रुपए प्रति किलोग्राम। बोलो हाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 रुपीज पर kg। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर हो गया कि चीनी का जो पुराना भाव था वो 18 रुपए पर kg है। ठीक है, तो आप वीडियो अगर समझ में नहीं आया ना, थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। मैं बोल रहा हूँ एक लाइन से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो 2 लिख लेना, तो 2 से ज्यादा मत लिखना। चलो आगे बढ़ते। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके 7 चैप्टर के जो क्वेश्चन आए हैं उनका रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ जाते हैं और अब लेते हैं औसत को। तो अगर मैं औसत को ले लूँ मेरे भाई, तो औसत के वो क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षा में आए, वो टाइप देखते हैं जो परीक्षा में आए, और जानते हैं कि उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, बिल्कुल चुटकियों में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में लिखिए हाँ सर समझ में आ रहा है समझ में, तो हाँ लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जहाँ जहाँ तक फैला सकते हैं फैला दीजिए। इसी तरह से हम आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। दिल में सिर्फ एक ही मतलब और अरमान है कि आप लोगों की सहायता की जाए। ठीक है, तो बस जो मैं नियति लेके चल रहा हूँ उसी नियति से इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 संख्याओं का औसत 20 है, गलती से 35 के स्थान पर 11 लिख दिया गया। 12 संख्या का औसत 20 है, 12 संख्या का औसत क्या है, 20 है। गलती से 35 की जगह पे क्या लिख दिया गया, 11 लिख दिया गया। मतलब कि 35 की जगह पे 11 लिख दिया गया गलती से, मतलब कि 11 लिख दिया गया गलती से, मतलब 11 गलत था और 35 सही था। बोलो 11 गलत था और 35 सही था। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, 12 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। औसत का मतलब होता है एवरेज।
एवरेज का मतलब होता है सबको उतना उतना। जैसे मैंने बोला 12 संख्या है, तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, ऐसे 12 संख्या है, ठीक है। उनका औसत अगर 20 है, मतलब 12 की 12 संख्या को 20-20 मिलेगा। ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है, कि 12 की 12 संख्याओं के हिस्से में कितना कितना आएगा, 20-20 आएगा। बोलो हाँ, ठीक है। अब जरा देखिए जादू, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आप जब भी सही गलत वाला क्वेश्चन आए ना, इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में भी प्रकट हो सकता है, तो जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है, सही को लगाना है और गलत को हटाना है। वापस से मैं बोलता हूँ, सही को लगाना है और गलत को हटाना है। तो जरा देखिए, सही यानी कि 35 है, जो कि सही है, सही को लगाना है और गलत को हटाना है। गलत यानी कि 11 है, तो 11 को हटाना है। लेकिन ये तो मैंने देखा, सही को लगा दिया और 11 को हटा दिया, सही को प्लस कर दिया, 11 को हटा दिया, ये तो दो संख्या हुई। लेकिन अगर मैं इनको जब रिप्लेस करूंगा तो 12 की 12 संख्याओं पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक संख्या मैंने देखी, तो 12 संख्याओं पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इस पे आप 12 से डिवाइड करोगे, क्योंकि औसत का मतलब भी क्या होता है कि 12 के हिस्से में सारी चीजें थी। तो अगर मैं बताऊं कि 35 को लगाया और 11 को हटाया, तो यहाँ से जो भी बनेगा 24 बनेगा, और 24 एक्स्ट्रा बनेगा। अब ये जो 24 एक्स्ट्रा बनेगा वो क्या बनेगा, पूरे पूरे 12 में बढ़ जाएगा। 24 जो एक्स्ट्रा बना है वो पूरे के पूरे 12 में बढ़ जाएगा, क्योंकि औसत की बात हो रही है, औसत ही तो दिखाना था। तो 24 को आपने क्या किया, पूरे के पूरे 12 से डिवाइड कर दिया। यानी कि यहाँ देखेंगे तो 24/12, और आप देखेंगे कि यहाँ से वैल्यू आपके पास में 2 आएगी। अब देखिए, अगर वैल्यू यहाँ से धनात्मक आती है, प्लस में आती है, मतलब औसत बढ़ रहा है 2 से। अगर वैल्यू यहाँ पे ऋणात्मक आती है, माइनस में आती है, मतलब औसत कम हो रहा है। बोलो बात समझ में आई। कल को आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि औसत यहाँ पे -1 -2 आ जाए, तो ऐसे 2 बढ़ा के मत आ जाइयो, है ना, 2 माइनस करके आना, ठीक है। तो औसत कितना था भाई, 12 संख्या थी, और एवरेज जो था वो कितना था, एवरेज था 20, एवरेज था 20। लेकिन प्लस का 2 आया, मतलब इन संख्याओं के सही करने से मेरे पास में क्या आया, त्रुटि को सुधार लिया गया, तो +2 बना, मतलब +2, औसत 2 में 2 बढ़ गया। तो 20 में अगर 2 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, नया औसत 22 है। तो मतलब करेक्ट जो सही औसत है वो 22 होगा। यही मेरा उत्तर होगा मेरे प्यारे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न में आपसे अगला प्रश्न औसत पे इस प्रकार पूछा गया था कि एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु जो है 30 वर्ष है। मतलब इस प्रकार का एक प्रश्न था, सेम इसी डाटा के साथ नहीं था, लेकिन सेम इसी कॉन्सेप्ट पे था, ठीक है। वहां पे अध्यापक और क्लास दे रखा था। तो एक क्रिकेट टीम में, यहाँ पे आप क्लास अध्यापक कर लेना, कुछ भी कर लेना। अभी क्वेश्चन देख लो क्या है कि एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। अगर यहाँ पे कप्तान को शामिल कर लिया जाता है, कप्तान, वहाँ पे वो अध्यापक को शामिल कर रहा था क्लास में, अगर ये कप्तान को और शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु क्या हो जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कप्तान की आयु क्या होगी। देखिए, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर 10 सदस्य की औसत आयु 30 वर्ष है, मतलब सभी के हिस्से में क्या है, 30-30 है, 10 के हिस्से में कितना है, 30-30 है। अब अगर ये कप्तान साहब आ जाते हैं, और मान लो कि कप्तान साहब भी अपने साथ में कितना लेके आते हैं, 30 वर्ष आयु लेके आते हैं। मान लिया मैंने, मान लिया, ठीक है, कि कप्तान साहब भी अपने साथ में 30 वर्ष आयु लेकर आते हैं। तो 10 सदस्यों की सबके पास 30-30 था, ये भी अपना 30 लेके जुड़ जाते हैं, तो औसत में कोई फर्क पड़ता है क्या। तो आप बोलेंगे गुरुजी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, 30 का 30 ही औसत रहता। लेकिन इनके आने से इनके औसत बढ़ा, और वो बढ़ा एक वर्ष बढ़ गया। मतलब ये जब आए भाई साहब, तो सभी के औसत में इन्होंने एक औसत को 1 से बढ़ा दिया, 1 वर्ष बढ़ा दिया, मतलब सभी की आयु में 1-1 वर्ष बढ़ा दिया। तो सभी के हिस्से में कितने था, 30-30 थे। अब ये क्या कर रहा है, औसत को इन्होंने 1-1 वर्ष सभी में बढ़ा दिया। तो देखिए, 10 जनों में तो 1-1 बढ़ाया, और ये खुद भी आ गए हैं, तो अब 11 जने हो गए, तो 11 के 11 में सब में 1-1 इन्होंने बढ़ा दिया। तो 11 के 11 में अगर 1-1 बढ़ाना है, मतलब मेरी बात सुनना, 11 जनों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 11 जने हैं, और सबको 1-1 रुपया देना है। तो कितने ज्यादा चाहिए, कितने वर्ष ज्यादा होना चाहिए, 11 वर्ष ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये भाई साहब अपनी आयु से 11 वर्ष ज्यादा लेके आए, तभी तो जाके 1-1 वर्ष सब में बढ़ाया। बोलो बात समझ में आई। मतलब कि यहाँ पे ये कितना हो गया, 41 वर्ष के थे। तो कप्तान साहब कितने के थे, 41 वर्ष के। वापस से मैं एक बार दोहराता हूँ कि अगर 10 सदस्य की औसत आयु 30 वर्ष है, और सामने वाले ने क्या बोला है, सामने वाले ने ये बोला है कि कप्तान के आने से 1 वर्ष आयु बढ़ जाती है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि कप्तान भाई साहब भी 30 साल के आए, तो औसत में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने आकर के सभी की आयु में 1 वर्ष बढ़ा दिया। औसत बढ़ाने का मतलब सबकी आयु में 1 वर्ष बढ़ा दिया। अब इनके आने के बाद टोटल जने कितने हो गए, 11, और 11 के 11 में अगर 1-1 बढ़ाएगा तो कितना ज्यादा लेके आया है, अपने साथ में 11 साल ज्यादा लेके आया, तभी तो बढ़ाया है। तो 11 और जोड़ दिया, यानी कि 41 साल का आपका कप्तान है, ठीक है, ये उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो देखो अब बात करते हैं अगले अध्याय की, जो कि है आपका मेंसुरेशन। बजा दो घंटी, ठीक है, ठीक है भाई। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं जाना है। अगर आपके फ्रस्टम वगैरह को क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपकी किस्मत खराब है, फिर अब इतने में आपका काम हो जाएगा।
99%। तो चलिए ठीक है, मेंसुरेशन में बात कर लेते हैं। दो पार्ट होते हैं, 2D और 3D। ये पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा इसमें। तो 2D में आप क्या बताते हैं, एरिया वगैरह निकालने का आता है, एरिया पेरीमीटर, और 3D में आपके पास में वॉल्यूम वगैरह निकालने के लिए आता है। ठीक है, वॉल्यूम एरिया दोनों में निकालने के लिए आता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ 2D फिगर क्या होते हैं और 3D फिगर क्या होते हैं। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 तो आपको 2D फिगर याद रखना है। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फिगर आपको कितने लगना है 3D के। 6 और 4 10 डायग्राम है और 10 के फॉर्मूले हैं। अगर आप ये याद रख पाते, जितना मैं बता रहा हूँ उतना हजम कर पाते हैं, तो सारे क्वेश्चन जो जेल प्रेरी की परीक्षा में आए हुए हैं, हर शिफ्ट में 3-4 प्रश्न आ रहे हैं मेंसुरेशन से, वो 4 नंबर आपके पक्के। और इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे नंबर आपके पक्के। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं पूरा तो मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई साहब कि ये आपके पास में पूरा फॉर्मूले का मैटर हो गया। अब मैं आपको एक एक करके चीज़ें समझा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे जो इसमें इसके ऊपर जेल प्रेरी में पूछे गए। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। 2D में बात कर लेते हैं। स्क्वायर, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ध्यान से देखिएगा, तो अगर वर्ग का एरिया देखें तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर हो गया। परिमाप चारों भुजाओं का योग यानी कि 4a होगा। और इसका अगर विकर्ण देखें, विकर्ण मतलब इस कोने से इस कोने को मिला दो तो ये होता है √2a। बोलो हाँ, ठीक है। अगला देखते हैं आयत। ये पता ही आपको, एरिया जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। परिमाप जो होता है इसका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और विकर्ण यानी कि इसकी लंबाई अगर आप निकालोगे तो ये ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगा के √L² + B² निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं वृत्त। दोस्तों लोगों को दिक्कत रहती है वृत्त और गोले में कंफ्यूजन। तो वृत्त जो रहता है वो सर्कल रहता है, वो 2D फिगर रहता है। ठीक है, आपने चूड़ी देखी, बैंगल, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्कल, वृत्त का एग्जाम्पल है। आपने जो जिस थाली में आप खाना खाते हैं उसकी अगर कोर हटा दें तो वो जो चक्ति बनती है दैट इज कॉल्ड सर्कल यानी कि वृत्त। और अगर आप जिस बॉल से, प्लास्टिक की बॉल से खेलते हैं, वो बॉल को देखें तो दैट इज कॉल्ड गोला यानी कि स्फेयर। और वो गोला कैसा है, खोखला गोला है, होलो स्फेयर है। अगर आप लेदर की बॉल को देखें तो वो कैसा है, ठोस गोला है यानी कि सॉलिड स्फेयर है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब सर्कल की बात करें तो उसका एरिया जो होता है वो πr² होता है। पाई की वैल्यू 22/7। परिधि यानी कि ये इस पॉइंट से आप दौड़ना शुरू करो और पूरा घूम के वापस इधर आ जाओ, तो ये जो इसकी लंबाई होगी पाथ की, जितना आपने चला, वो होता है परिधि, और वो होता है कितना, 2πr। अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो इसका अगर मैं रेडियस का डबल कर दूं तो यहाँ से यहाँ तक के कोने के, मतलब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो होता है उसका व्यास यानी कि डायमीटर, और इसकी वैल्यू होती है 2r, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, अर्धवृत्त की बात करें तो इस गोले को आप यहाँ से आधा काट दीजिए। जैसे ही आप इस गोले को आधा काटेंगे तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। ये वाला एरिया आप सिर्फ देखेंगे तो आधा एरिया यानी कि πr²/2। तो सेमी स्फीयर, या फिर मैं बोलूँ सेमी स्फीयर नहीं, सेमी सर्कल, माफ कीजिएगा। तो अर्धवृत्त का अगर एरिया πr²/2। आगे बात करते हैं परिमाप की। तो सीधे आपको ध्यान रखना है कि परिमाप जो होता है 36r/7। मैं अभी इस खटाक से निकाल के बता सकता हूँ कैसे आया, लेकिन आप सीधे ध्यान रखो। ठीक है, अब इतना समय नहीं है। सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर की बात करें तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। एक तो वॉल्यूम, एक CSA और TSA। देखो वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, तो बेलन का आयतन जो होता है πr²h होता है। CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को मेरे दोस्त क्या बोलोगे, आप बोलोगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 2πrh। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि ये पेन है, ये एक सिलेंडर, यहाँ अगर ढक्कन लगा दूंगा सिलेंडर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला एरिया। इसको अगर मैं ऐसे पन्नी लगा दूं सिर्फ तो ये एरिया, ऊपर वाला और नीचे वाला मैंने काउंट नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस। जो इसकी कर्व्ड यानी कि घूमी हुई जो सरफेस है उसका एरिया सिर्फ। ठीक है, ऊपर वाले जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का एरिया आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πrh। लेकिन जब आप इसमें ये वाला ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला जो सर्कल बन रहा है उसका एरिया ऐड कर देंगे, यानी कि πr² तो ऊपर का और πr² नीचे का, यानी कि 2πr² इसमें अगर और ऐड कर दिया जाए तो इसमें 2πr² ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2πr × r+h, जो कि बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, पानी पिला दो थोड़ा सा अगर हो तो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घन की बात करें तो अगर घन की अगर बात करें, कंटिन्यूसली बहुत देर से एक ही बार में शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो कंटिन्यूसली बहुत देर से बोलना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, आपको लाइव मिल रहा है, खैर ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। घन की बात करें, क्यूब की बात करें तो कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा क्या लग रहा है। क्यूब की अगर बात की जाए तो ये क्यूब होता है जिसमें तीनों भुजाएं होती है, ए, तीनों साइड अगर इक्वल होगी तो ये क्यूब होगा। 2 मिनट पानी पी लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं इसको। तो हाँ, हम बात कर रहे थे किसकी, घन की बात कर रहे थे, यहाँ पे थे। तो घन का अगर आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो ये a क्यूब होता है। टोटल सरफेस एरिया अगर सभी को जोड़ दे तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a²। मतलब कि आप देखें 6 स्क्वायर से मिलके बना है, तो एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, a², और 6 है तो 6 स्क्वायर हो गया। ठीक है, 6a²। टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, बॉक्स पर अगर आपको चारों तरफ कपड़ा लगाना है तो।
डायगोनल यानी कि अगर इसके बाहर वाले कोने से इसके अंदर वाले पीछे वाले कोने को मिला दिया जाए तो ये डायगोनल हो जाएगा। और इस डायगोनल की जो लेंथ होती है वो √3 होती है, सीधे ध्यान रखिएगा √3 है। घनाभ की बात करते हैं तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है और 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई, जैसे कि आयतन होता है तो अगर तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई तो आपके पास में आयतन मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा L इंटू बी इंटू एच। आगे बात करते हैं TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, तो वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL यानी कि 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। डायगोनल अगर देखें तो √L² प्लस B² प्लस H² होता है, यानी कि अगर इसका विकर्ण देखा जाए तो वो होता है √, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, शंकु की बात करते हैं। शंकु का आयतन 1/3 πr² h होता है। कर्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाली जो सरफेस है इस पे घूमा, बर्थडे की केप, तो केप पे जो पन्नी लगाते हो आप वो एरिया, ठीक है, नीचे तो लगाते नहीं ढक्कन में, है ना, तो वो एरिया जो होता है वो कर्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है πr। ऐसे ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखें किसका कोन का, तो वो हो जाएगा πr इंटू r प्लस l। अब आ जाते हैं गोले पे, स्फीयर पे। तो गोले की अगर त्रिज्या r दे रखी है तो उसका आयतन 4/3 πr³ होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 πr² होता है। अर्धगोले की बात करें, हेमिस्फीयर की बात करें, तो उसका जो आयतन होता है वो इसका आधा हो जाएगा यानी कि 2/3 πr³, 4/3 का आधा 2/3 πr³ होगा। और TSA टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 3 πr², क्योंकि इसका पूरे का 4 πr² होता है तो आधा कर देंगे तो कितना बचेगा 2 πr², लेकिन ऊपर आधा करने पे ऊपर भी सर्कल बनेगा तो सर्कल का एरिया और ऐड करेंगे 2 πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा 3 πr², ठीक है। और कर्ड सरफेस एरिया यानी कि सिर्फ ये वाला एरिया जो होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधे गोले का, अर्धगोले का यानी कि हेमिस्फीयर का, वो होगा 2 πr², ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूले आप हजम कर पाते हैं, याद रख पाते हैं तो बाबा काम हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ा मौका देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, ले लो फटाफट से। देखो यहाँ पे कोन में आप एक चीज और ऐड कर लो, ये आप देख रहे हैं L जो होती है तिर्यक ऊंचाई होती है। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है, आप अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो L की वैल्यू जो होगी वो √r² प्लस h² करके आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है भाई। वापस से ले लो स्क्रीनशॉट, चलो ले लिया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गोले की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, मतलब दो गोले हैं, उनकी त्रिज्या r1 और r2 मान लो, उसका अनुपात 2:3 है। तो उनके आयतन का अनुपात आपको पूछना है, आयतन का अनुपात बताना है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, जेल प्रेरी की परीक्षा का प्रश्न है, सीधे सीधे देख लेते हैं। तो आयतन जो होता है वो 4/3 πr³ होता है गोले का। तो पहले गोले का आयतन ये, दूसरे गोले का आयतन भी 4/3 πr³ होगा। लेकिन मेरे दोस्त अगर त्रिज्या की बात करें तो ये कितनी है 2:3 में है, यानी कि ये r1 बोल दो और ये दूसरे गोले के लिए r2 बोल दो, दोनों का अनुपात चाहिए। तो देखिए जब भी मैं बात कर रहा हूँ गोले के आयतन का अनुपात, तो जैसे ही आप आयतन लेंगे ना तो आप देखेंगे 4/3 पाए और यहाँ 4/3 पाए तो कॉमन है, तो हमेशा कट जाएगा। तो अगर त्रिज्या दे रखे, सीधे सीधे देख लो कि अगर त्रिज्या दे रखे और आयतन का अनुपात पूछा है तो कुछ नहीं, रेडियस का क्यूब करना है आपको सीधे सीधे और रेशो लेना है। तो रेडियस यानी कि यहाँ पे r1 की वैल्यू 2 है, r2 की वैल्यू 3 है, तो r2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब रेशो में कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा कितना 8 अनुपात में कितना 3 3 होती है 27। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 8:27 होगा और यही आपका आंसर है, मतलब कि उनके आयतन का अनुपात 8:27 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि एक वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास है ना, तो आपको उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अगर एरिया निकालना है तो 2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा उसका आधा, यानी कि 1 सेंटीमीटर, r की वैल्यू हो गई। एरिया जो होता है वो πr² होता है, तो अगर πr² करेंगे तो पाई और r की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, तो आप देखेंगे इसका आंसर आएगा पाई, और सही उत्तर भी पाई था, ऑप्शन में था तो बिल्कुल लगा देते, पाई सही आंसर होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा है, बस आपको पता होना चाहिए कि πr² होता है और त्रिज्या जो होता है उसका आधा होता है, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त की परिधि, अगला प्रश्न दे रखा है, किसी वृत्त की परिधि कितनी है 4a, ये कितना है 4a, तो त्रिज्या कितनी होगी। अब देखो 4a परिधि है और मुझे पता है 2πr जो होती है वो परिधि होती है, तो 2πr की वैल्यू 4a दे रखी है, इससे ये काट दो 2 बार में, और आप अगर r की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा 2a अपॉन में पाई, और यही इसका सही उत्तर है, ठीक है भाई। 2a/पाई इसका सही उत्तर आना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको 22/7 लिख के सॉल्व भी कर सकते हैं, वैसे ही इसका सही उत्तर होगा। 22/7 लिखना हो तो कर लो, है ना, कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे क्या बोला 6 सेंटीमीटर घन के, भुजा वाले घन के, मतलब a की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। ऐसा घन का मतलब अभी मैंने बताया इस तरह से क्यूब होता है ना,
तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है मतलब टीएस से ही फाइंड करना है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने आपको देखा कि टोटल सरफेस एरिया जो इसका होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है घन का, तो आप बोलेंगे 6 से स्क्वायर होता है गुरुजी। तो अगर 6 से स्क्वायर होता है तो 6 और a की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 216 इसका सही उत्तर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही उत्तर होगा क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए भाई बोलो हाँ अच्छा लग रहा है, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों में शानदार तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, दो शंकु का व्यास समान है जबकि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई नहीं है वो तिर्यक ऊंचाई है, ध्यान से कर लीजिएगा सही, तिर्यक ऊंचाई दे रखा है वो, ठीक है, मिसप्रिंट है वहां पे, सही कर लीजिएगा। तो दो शंकुओं का जो व्यास है वो समान है, व्यास मतलब कि डायमीटर जो है वो सेम है दो शंकु का, और तिर्यक ऊंचाई यानी कि L1 और L2 मान लेते हैं लेंथ, और उसका जो रेशो है वो कितना है 5:2, ठीक है, यही देके रखा हुआ है। तो आपसे उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले शंकु का क्या होगा पाई आर L1, दूसरे शंकु का क्या होगा पाई आर L2, और ये जो रेशो होगा मेरे दोस्त पाई आर से पाई आर तो कट जाएगा, यानी कि L1 रेशो L2 जो होगा वही उनके मतलब कि तिर्यक ऊंचाई का जो अनुपात होगा वही उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी अनुपात होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में देखिए अगर व्यास समान है, दोनों शंकु के डायमीटर सेम है, तो डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगी मेरे दोस्त, तो यहाँ पे रेडियस भी सेम होगी यानी कि आर और आर भी सेम होगा, तो ये पूरा कट जाएगी पिक्चर। तो L1 और L2 के अनुपात में होगा, यानी कि कितना हो जाएगा सीधे सीधे 5:2 ही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा, 100% आपकी हेल्प करेगा। फिर से निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, एक बार अपने किसी भी दोस्त को इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा जो भी तैयारी कर रहा है, या फिर आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, तो फैलाइए इसे, शेयर कीजिए, ठीक है, लोगों तक पहुँचते दीजिए जितनी इसकी ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में भाई साहब ज्योमेट्री से पूछा गया था, और ज्योमेट्री से अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था मैं आपको बता देता हूँ। तो ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि दो ट्रायंगल आपके पास में ABC और PQR, और दोनों ट्रायंगल क्या है मेरे दोस्त समरूप है, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल है। जब ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर होता है, ये देके रखा है कि सिमिलर है, सामने वाले ने देके रखा है सिमिलर है, तो आपने क्या किया इस वर्टेक्स से एक पॉइंट डाला x AX, और यहाँ इस त्रिभुज PQR में पॉइंट डाला y, तो ये PY। तो आपसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि AX और PY की लंबाई दे रखी है, तो AX 5.1 है और PY जो है वो 6.8 है, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है तो उनके जो एरिया का रेशो होता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। वापस से बोलता हूं, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके एरिया का जो रेशो होगा वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। तो जरा देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड की बात करें तो 5.1 का स्क्वायर अपॉन में ABC, और इसकी साइड देखें तो PY यानी कि 6.8 का स्क्वायर। आप इसको ऐसे कर सकते हैं दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से हटा के आप क्या कर सकते हैं दोनों का होल स्क्वायर। जब आप करेंगे तो इस पॉइंट से पॉइंट चटक गया, 17 से ये हो जाएगा 51/68 का होल स्क्वायर, और आप देखेंगे 17×3 = 51 और 17×4 = 68 है ना, तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि आपका जो एरिया का रेशो आएगा वो 9/16 यानी कि 9:16 आएगा। यही आपका उत्तर है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्रायंगल की, तो जब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ेंगे एडवांस मैथ्स में आगे कभी पढ़े तो उसमें हम आपको सिखाएंगे सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात कर रहे हैं, क्या बोल के रखा है कि किसी त्रिभुज की भुजा 6, 8 है, 6 और 8 है, मतलब दो भुजाएं 6 और 8 है, तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज की भुजा बन रही है 6, 8 और तीसरी भुजा 10 होती है। ये है ट्रिपलेट के ऊपर क्वेश्चन। चलो ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट हम सिखा देते हैं और ट्रिपलेट निकालते भी आपको सिखा देते हैं, आप क्या याद करेंगे। चलिए देखिए जरा ध्यान से। तो ट्रिपलेट की अगर बात की जाए तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रिपलेट की तो यहाँ 1 और 2 को तो छोड़ देते हैं क्योंकि तो आया नहीं, तो 3, 4, 5, 6 इस तरह से मैं नंबर लिख देता हूँ, 3, 4, 5, 6 इस तरह से नंबर लिख दिया मैंने, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे आपको ट्रिपलेट निकालना है। तो आप देखिए एक तो आपके पास में क्या है ऑड नंबर है, और ये आपके पास में बॉक्स में जो लिखे हुए हैं ये इवन नंबर है। एक तो आपके पास में विषम संख्या है 3, 5, 7, और ये सम संख्या है।
तो अगर आप ट्रिपलेट निकालना चाहते हैं, ट्रिपलेट मतलब कि वो होता है जिससे कि समकोण, ऐसी तीन भुजाएं जिससे समकोण त्रिभुज बनता है, तीन भुजाओं की वो लंबाई जो कि समकोण त्रिभुज बनाती है। जैसे कि मैंने बोला, अभी मैंने देखा जैसे 3 4 5 ही लेता हूँ मैं, 3 4 5, तो ये भी एक ट्रिपलेट है क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो कर्ण का वर्ग है 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा। देखे करके 25, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, 16 और 9 कितना 25, 25 बराबर 25। देखो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये ट्रिपलेट है, ये हमेशा एक समकोण त्रिभुज को बनाएगी। ठीक है, तो निकालते कैसे इनको, ये तीनों निकालते कैसे जरा देखिए। अगर सम संख्या, विषम संख्या की ट्रिपलेट निकालना है तो बिल्कुल सीधा है। देखो अगर कोई भी विषम संख्या उसकी ट्रिपलेट मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए 3 को ले लिया, इसकी ट्रिपलेट निकालने का क्या तरीका है, तो 3 का पहले स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 जब आ जाए तो उसको एक की गैप पे तोड़ देते हैं। कितने गैप पे तोड़ देते हैं, एक की गैप पे तोड़ देना। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 को एक की गैप पे अगर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 4, बोलो हाँ। ठीक है, तो 5 और 4 मतलब ट्रिपलेट क्या हो गया, 3 4 और 5, ये ट्रिपलेट बनेगा एक। बात समझ में आई। तो जितनी भी विषम संख्या उसका ट्रिपलेट ऐसे ही निकलेगा। जैसे कि आप अगर 5 का निकाल के देख लो, चलो 5 का निकाल के देख लेते हैं। तो ये 5 हो गया, 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा 25, बोलो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25। 25 को आप एक की गैप पे तोड़ो, तो अगर आप 25 को एक की गैप पे तोड़ोगे तो क्या आएगा 12 और 13 आएगा कि नहीं आएगा, 12 और 13 आएगा, क्योंकि 12 और 13 जोड़ेंगे तो 25 बनता है। तो ये हो जाएगा 12 13, यानी कि ट्रिपलेट क्या बना 5 12 13। तो ये 5 12 13 जो भुजाएं होंगी ये समकोण त्रिभुज की भुजा को बताएगी। बोलो बात समझ में आई। ऐसे ही आप 7 को तोड़ लो, तो 7 का अगर देखेंगे तो 7 का स्क्वायर करोगे प्रभु कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 7 का स्क्वायर गुरुजी 49 आएगा। और 49 को अगर एक की गैप पे तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 24 और 25 हो जाएगा मेरे प्रिय मित्र। ठीक है, तो 24 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 और 25। तो आप देख रहे हैं 7 24 और 25 आपको ट्रिपलेट मिला, तो 7 24 और 25 ये ट्रिपलेट हो गया। बोलो बात समझ में आती है, कोई समस्या तो नहीं है। तो ये तो हमने देखा ऑड नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकलता है। अब देखते हैं इवन नंबर का कैसे निकलता है। इवन नंबर में थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा जल्दी हो रहा है क्योंकि वीडियो को खत्म भी करना है हमको, अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है। तो अगर मैं 2 बचे, चलो ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ जरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आज लगाना पड़ा है हमको हमारा, पता नहीं कैसे, आज तो नींद भी भयंकर आएगी। 3 4 5 6 अभी भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। अभी हम चलो बात नहीं करते, पहले देख लेते हैं इवन नंबर का ट्रिपलेट देखते हैं। तो मेरे दोस्त अगर इवन नंबर का ट्रिपलेट तुमको देखना है तो एक काम करो, सिर्फ एक काम देखो। जैसे इवन नंबर में 4 को लेता हूँ, इसका ट्रिपलेट मुझे बनाना है, 4 के साथ क्या आएगा, तो आप इसका स्क्वायर करिए। जैसे आप पहले स्क्वायर करके एक की गैप पे तोड़ते थे, वैसे यहाँ पे स्क्वायर करके इसका आधा भी करना है। ठीक है, तो देखिए पहले स्क्वायर करेंगे 4 का, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। आराम से बताता हूँ, 4 का स्क्वायर कर लीजिए कितना आएगा 16। क्लियर है, 16 हो गया। अब इस 16 को आप आधा कर दीजिए, आधा करना है, जब भी सम संख्या की हो तो आधा कर देना है। ठीक है, विषम में डायरेक्ट करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 का आधा कितना हो गया 8। अब इस 8 को आप लोग तोड़िएगा 2 की गैप पे, 8 को 2 की गैप पे तोड़ना है। पहले अपन ने 1 की गैप पे तोड़ा था विषम में, सम में 2 की गैप पे। ठीक है, तो 2 की गैप पे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 होगा, क्योंकि 5 और 3 8 होता है और दोनों का डिफरेंस 2 होता है। तो आप देखेंगे 4 5 और 3, तो ये ट्रिपलेट आया 4 5 3। मैंने बोला था 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, 6 के साथ भी कर सकते हैं। 6 के साथ कैसे करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 को 2 की गैप पे तोड़ोगे तो 10 और 8 हो जाएगा, यानी कि 6 8 और 10 भी एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपकी पिक्चर खत्म। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न आपसे बोला है कि एक बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसका टीएसए निकालना है। तो अगर सिलेंडर की बात करें टीएसए की तो 2πRh होता है। ठीक है, अगर 2πRh होता है तो मैं बोलूँगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 और एच की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो इस 7 से ये 7 को बड़े प्यार से आप काट दो, 35 3.5 का डबल करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 × 22 ये बनेगा, और 7 दूना 14 का 4 आता है एक, 7 दूना 14 और 1 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका एरिया बनेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इसको करना है, कोई समस्या तो नहीं है। 7 से 7 कट गया, 3.5 का डबल 7 हो गया, और 22 × 7 154, बिल्कुल चकाचक, कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि TSA घन का क्या होता है 6a², ये आपको दे रखा है कितना है 1944, तो ये 1944 दे के रखा है। ठीक है, ये 1944 है। तो आपको आयतन ज्ञात करना है।
और घन का आयतन मैंने अभी दोस्त बताया कितना होता है a³, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले a यहाँ से निकाल लो धीरे से। तो 6 से काटेंगे, 6 × 18, 1 आया 14, 6 दूना 12, फिर 1 6 दूना 12, 2 गया 6, 6 चौक 24, 324 बना। a² की वैल्यू 324, और मुझे जानकारी है कि ये जो है 18 का स्क्वायर होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 18, क्योंकि ये a² यानी 18² लिखोगे, कंपेयर करोगे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। ज़्यादा तेज हो गया क्या, धीरे कर लेते हैं। a² की वैल्यू 324 है, तो a की वैल्यू 18 होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब मुझे वॉल्यूम निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ गुंडी पिना दो ऐसे, ठीक है, 3 कर दो, एक का क्यूब हो गया और इधर 18 का क्यूब हो गया। अब 18 का क्यूब क्या होता होगा, कितना होगा, 324 में 18 का और मल्टीप्लाई कर लेना। अब तुम लोग कर लेना, 8 चौक 32, यानी कि जिसके आखिरी में 2 आएगा ऑप्शन में वो सही होगा। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा इतना मल्टीप्लाई, अब मैं नहीं कर रहा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2-2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताओ, और बहुत ही आसान, बिल्कुल कचरा क्वेश्चन। देखो मैं बता देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। मान लो कि आपके पास में 10,000 रुपए, क्या मान लिया कि आपके पास में 10,000 रुपए है। मान लो कि 10% की दर से आपने किसी को ब्याज पे दिए, और कैसे ब्याज पे दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए। तो आप 2 साल के बाद में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो कितना होगा। तो देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या तरीका होता है। अगर 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या करना है, 2 और 1 को याद रखना है 2 साल के लिए। अगर आपके पास में 3 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको 3, 3, 1 याद रखना है। 4 साल के लिए आपको क्या याद रखना है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ ट्री बना के, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, सीधे याद रखिए 4, 6, 4, 1 याद रखिए। ठीक है, अब देखिए इसका करते क्या है, ये याद रख के करना क्या है ना, ये भी तो जरूरी है। तो 10,000 रुपए का 10% के हिसाब से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और मुझे बोल दिया कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, मतलब कि 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो आप क्या करेंगे, 10,000 रुपए का पहले तो आप जो रेट दे रखी है उस पर खेलेंगे, तो रेट निकाल लो, मतलब 10% निकाल लो। किसी भी चीज का अगर 10% निकालना होता है तो उसमें से 1 जीरो कम कर देते हैं, तो 10% निकल जाता है। तो अगर 10,000 रुपए का 10% निकालना है तो 1 जीरो कम कर दो, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 1000। ठीक है, अब आप बोल रहे थे ना 2 और 1 का क्या करना है, तो आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2, यानी कि जो भी 1000 आया इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया 2000। बोलो बात समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। अब क्या करोगे, ये जो 1000 है, इस 1000 की अगली स्टेप ले लो। अगली स्टेप लेना मतलब इस 1000 का वापस से 10% निकालोगे। अगली स्टेप नीचे उतरेंगे, 10% वापस से निकालोगे, 10% वापस से निकालोगे, 1 जीरो को और सटका दो, कितना आ जाएगा 100, और उसमें मल्टीप्लाई करोगे किस फैक्टर का, 1 का, तो ये हो जाएगा कितना 100। और आप जब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2100 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो 2100 रुपए होगा मेरे दोस्त। ठीक है, क्लियर है, फोटो लगाओ जरा। तो देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था, आपसे प्रश्न पूछा गया था 1000 रुपए का, 1000, अभी मैंने 10,000 का एग्जांपल बताया, आपसे पूछा गया था 1000 रुपए का 10% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो अगर 1000 रुपए था तो मैंने यहाँ जीरो 1 खत्म कर दी, 1 खत्म कर दी तो 1 यहाँ से भी खत्म कर दी, 1 यहाँ से खत्म कर दी तो 1 यहाँ से भी खत्म कर दी, 1 यहाँ से खत्म की थी तो 1 यहाँ से भी खत्म होगी, और 1 यहाँ से भी खत्म होगी, और 1 यहाँ से भी खत्म होगी, मतलब उत्तर आपका 210 होगा। बोलो हाँ, ठीक है, क्लियर है, समझ आई बात कि नहीं आई, उत्तर क्या होगा 210। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो प्रश्न में आपसे क्या बोल के रखा है, एक क्वेश्चन ये वाला तो नहीं पूछा गया जेल प्रेरी में। देखो मैं जो नहीं पूछा गया वो ईमानदारी से बता रहा हूँ कि ये नहीं पूछा गया, लेकिन ये मेरी तरफ से मैंने ऐड किया है कि कल से आपके पास में ये प्रश्न पूछ सकता है वो। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि, वापस से बोलता हूँ, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी रेट से कोई राशि 672 हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या हुआ है कि अमाउंट दे रखा है। जब भी आपको ऐसा कोई कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको ऐसा बोले कि राशि इतनी हो जाती है, तो हो जाती है का मतलब हमेशा समझना कि वहाँ अमाउंट दे के रखा है, यानी कि मिश्र धन दे के रखा है। मतलब कि 2 साल में मिश्र धन, 2 साल में राशि कितनी हो जाएगी 672 ब्याज जुड़ के, है ना, अमाउंट हो गया। 3 साल में कितना हो जाएगा 714। तो मेरे दोस्त अगर ये दे रखे और आपसे बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, है ना, आपसे रेट पूछा है, तो रेट कैसे निकालेंगे, आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पे डिफरेंस कितना है। अगर टाइम का डिफरेंस 1 साल का है, मान लो यहाँ 4 होता और यहाँ 5 होता, मान लो ये 2 की जगह में क्या कर देता 4 कर देता और यहाँ 5 कर देता, तो टाइम का डिफरेंस कितना है 1 साल का। तो यदि टाइम का डिफरेंस 1 साल का है तो भले यहाँ 1000 दे रखे और यहाँ 1001 दे रखे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे यहाँ 2, 3 था, 2 और 3 कर दिया। तो अगर टाइम का डिफरेंस 1 साल का है तो आप सीधे क्या कर सकते हो, इसमें अगर रेट आपको निकालना है तो रेट सीधे के सीधे बढ़ोतरी होती है कि 672 से कोई चीज 714 हो गई, है ना। और 1 साल की बात है तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही रहता है ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखो
तो 672 से कोई 714 हो गया। मतलब आप देखो 672 पे कितना बढ़ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे देखोगे, 672 पे कितना बढ़ गया, 714 हो गया। मतलब 714 में से 672 घटाओ कितना बचेगा, 42। मतलब 42 बढ़ गया। 42 बढ़ाओगे तो 714 होगा। तो आप बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा गुरुजी कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो हो जाएगा 42 बढ़ गया है। किस पे बढ़ा है, 672 पे। तो 672 पे अगर 42 बढ़ा है तो 100 पे जो बढ़ता है वही रेट होता है। 100 पे जो निकालते हैं वही रेट होता है। तो 100 पे कितना बढ़ेगा वही रेट होगा। तो आप देखेंगे अगर इसको काटेंगे तो 7 छंग 42, 7 नाम की 63 और आपके पास बच्चा 7 4, तो 7 छंग 42। 6 से काटेंगे 6 कम 6 और 3 6 36, 16 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6.25 सीधे सीधे। ठीक है, तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई 6.25%। यही आपको उत्तर होगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या बोला गया है। अगला प्रश्न आपसे ये बोला गया है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दोनों दे दे और 2 साल की बात हो। ये ध्यान रखिएगा जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये हमेशा 2 साल के लिए ही लगेगी, जो यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ इस कॉन्सेप्ट में। तो आपसे बोला है किसी राशि का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 328 है और 2 साल का साधारण ब्याज आपको दे रखा है 320 है, और आपसे पूछ लिया जाए कल को कि ब्याज की दर निकाल दो कितनी होगी। तो ब्याज की दर जो इसमें होती है, इसमें एक स्पेशल फॉर्मूला आप याद रखिए मेरी तरफ से, है ना, गिफ्ट आप लोगों के लिए। सीधे सीधे याद रखिए कि ये जो होता है ना, एक याद रखिए रेशो कि CI/SI। अगर CI/SI दो ही पता हो, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दो ही पता हो, तो दोनों का अनुपात जो होता है वो 200 प्लस R/200 के बराबर होता है। बोलो बात समझ में आई। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। यह कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आप देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे भारी पड़ता है। अगर भारी पड़ता है तो 200 में R यहाँ जुड़ेगा, प्लस R आएगा। बोलो बात समझ में आई। ठीक है, और नीचे खाली 200 आएगा। सिंपल इंटरेस्ट छोटा है। अब आपको कुछ नहीं करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 328। सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो आप बोलोगे 320 है गुरुजी। यहाँ पे 200 प्लस R, पूरी पिक्चर सेट है। इस 0 से ये 0 उड़ा दो, 4 से काट दो, 4 और 5 20, 4 और 8 32, कोई समस्या नहीं। अब देखो ये 8 से कटता है क्या, 4 से काट लो, 4 दूना 8, 4 8 32, 4 दूना 8। ठीक है, अब आप देखेंगे 2 से ये कट जाएगा। 2 से अगर काटेंगे 4 बार में और 1 बार में 41 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 यानी कि 205 बराबर में 200 प्लस R। इस 200 को इधर कुदा दो तो क्या बचेगा, R की वैल्यू 5%, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर हमारा वीडियो होता है ये हमारा खत्म होता है। दोस्तों काफ़ी मेहनत इस वीडियो को बनाने में लगी और सिर्फ आपकी 3-4 कमेंट को देख के ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो आप लोगों को समर्पित, आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। अब आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो भाई इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा एक चीज़ और, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, यार बहुत मेहनत लगी है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर अच्छा लगा है, आप दिल से जुड़े हुए हैं, लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है अंदर से, शेयर ज़रूर कीजिए। एक शेयर मारिए भले ही कहीं भी, चाहे फेसबुक प्रोफाइल पे, स्टोरी पे, व्हाट्सअप पे, जहाँ आपकी इच्छा हो। ठीक है, चलिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बस, और कितना बोलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।